हेलो एवरीवन, इट्स देवेश मिश्रा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो भाई आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है मार्केट फेलियर। भाई ये जो सीरीज बनाई जा रही है ये एसओएल, रेगुलर, एनसीईआरटी सभी बच्चों के लिए बनाई जा रही है। आप कोई भी सेमेस्टर से हो, किसी भी कोर्स में आपका एडमिशन हो, अगर आपके पास प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेमेस्टर पार्ट 2 है तो ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैंने ऊपर बुक का नाम लिख दिया है, आप देख सकते हो। ठीक है, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 मार्केट फेलियर पूरा का पूरा। इस सीरीज के साथ साथ नोट्स भी रेडी हो चुके हैं। अगर आपको नोट्स बाय करने हैं तो आपको इस नंबर पे जाके मैसेज करना पड़ेगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप जाके मैसेज कर सकते हो कि सर हमें नोट्स की पीडीएफ परचेज करनी है। मिनिमम अमाउंट जो भी होगा वो आप पे करके पीडीएफ को बाय कर सकते हो। ठीक है जी। और एक चीज और, अगर किसी ने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारे चैप्टर वाइज लेक्चर्स के लिंक हैं। डिस्क्रिप्शन से आपको नंबर भी मिल जाएगा, हर चीज डिस्क्रिप्शन में एक बार जाके चेकआउट कर लेना। चलिए जी शुरू करते हैं। अब यहाँ पे टाइमलाइन लगा देना कि चैप्टर को यहाँ से शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 है सर मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर का मतलब पहले समझते हैं क्या होता है। भाई मार्केट फेलियर का मतलब होता है जहां पे डिमांड जो है और जो सप्लाई है, मार्केट में क्या चीज होती है, मार्केट में सिर्फ दो चीजें अहम होती है। पहला होता है डिमांड, दूसरी होती है सप्लाई। जहां डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल नहीं होती, बैलेंस नहीं होती, तब उस जगह मार्केट क्रैश होती है और उस जगह आता है मार्केट फेलियर। ठीक है, चलिए डेफिनेशन की मदद से समझते हैं, फिर आगे इसके एग्जांपल से समझेंगे। क्या है मार्केट फेलियर इज दैट सिचुएशन। मार्केट फेलियर एक वो सिचुएशन है इन विच डिमांड ऑफ मार्केट is not equals to demand of market supply। बस इतनी आसान सी है। कह रहा है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है मार्केट की जहां पे डिमांड जो होती है मार्केट की वो इक्वल नहीं होती मार्केट डिमांड ऑफ सप्लाई के। ठीक है, मतलब कि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। एक समोसे वाला है, वो 50 समोसे बना के लेके आता है हर रोज सुबह बेचने के लिए इंडिया गेट पे। ठीक है, एक समोसे वाला 50 समोसे लेके रोज इंडिया गेट पे पहुंच जाता है ये उम्मीद में कि उसके वो 50 समोसे बिक जाएंगे और उसको वहां से पैसा मिल जाएगा। ठीक, अब देखो समोसे वाला 50 समोसे बना के इंडिया गेट पर लेकर आया। अब ना वहां पर पूरे दिन में उसने अच्छी खासी बिक्री करी और उसके ना शाम तक 40 समोसे बिक गए, सिर्फ उसके 10 समोसे रह गए। पर समोसे की जो कॉस्ट थी ना वो थी सर 10 रुपए और उसके 10 समोसे रह गए, मतलब कि 100 रुपए उसके बच गए। 100 रुपए का मतलब माल नहीं बिका। ठीक है, अब देखो यहां पर हुआ क्या, यहां पर सप्लाई तो पूरी थी, सप्लाई तो पूरे 50 समोसे की थी, बट जो मार्केट में डिमांड थी ना, लोगों ने कितने समोसे बाय किए, सिर्फ 40 समोसे बाय किए। अब जो समोसे वाला है ना वो कहीं ना कहीं उदास रहने लगेगा। क्यों? वो ये भी सोचेगा कि मेरे जो 10 समोसे खराब हो गए ना, ये एक तरह से वेस्ट हो गए। क्या हो गए? रिसोर्सेज वेस्ट हो गए उसकी तरफ से सोचा जाए तो वो समोसों को घर जाके खा सकता है, किसी को बांट सकता है, वो कर सकता है, मगर वो लाया किस पर्पस से था सर? वो लाया था मार्केट में कमाने के लिए। अब उसके वो 10 समोसे जो बच गए, वो 10 समोसे उसकी तरफ से वेस्ट है और वो ये सोचेगा, रिग्रेट करेगा कि मेरे ये 10 समोसे भी बिक जाते तो मेरा पूरा का पूरा आज का खर्चा निकल जाता। तो ये जो चीज होती है जहां पर, अब हमने इस पहले केस में क्या देखा, हमने पहले केस में देखा कि जो सप्लाई थी वो तो ठीक ठाक है, सप्लाई तो पूरी है, ज्यादा है, मगर जो डिमांड है ना सप्लाई के मुकाबले वो कम थी। ठीक है, जब सप्लाई ज्यादा हो और डिमांड आपकी कम हो तब इस जगह पर आपके जो रिसोर्सेज है वो वेस्ट होंगे। क्या होंगे सर? रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। और जब रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे आपके तो आपका मूड खराब होगा कि नहीं होगा? जैसे समोसे वाले का हुआ, वो तो ये चाह रहा था ना कि 10 समोसे और मैं काश बेच सकता और इसके भी पैसे निकल जाते हैं, अब तो मेरा वेस्ट हो गया सामान, है ना। इसको वो बोलते हैं पहली कंडीशन जहां पे सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है। दूसरी सिचुएशन, अब समोसे वाला फिर अगले दिन दोबारा समोसे बना के लाता है। इस बार वो ये सोच के लाता है कि कल जब मैं समोसे बना के लाया था तो वो समोसे मेरे बच गए थे और वेस्ट हो गए थे, आज मैं कम समोसे बना के ले जाऊंगा और यहाँ पर सारे बेचूंगा। तो उसने देखा कल जो मेरे 40 समोसे बिके थे तो आज वो 40 समोसे लेके फिर से इंडिया गेट के आगे रेडी लगाने पहुंच जाता है। अब जब वो समोसे की रेडी लगाने जाता है तब वो देखता है शाम तक उसके 40 के 40 समोसे बिक चुके थे। अब ना शाम को कम से कम ये मान लो 2:30-3 बजे के आसपास उसके सारे समोसे बिक गए और अभी भी 3 घंटे बाकी थे उसकी रेडी बंद करने में, बढ़ाने के लिए। अब वो सोचने लगा काश मैं और ज्यादा समोसे लेके आया होता, और ज्यादा लाया होता तो ज्यादा बेच पाता, और ज्यादा बेच पाता तो प्रॉफिट ज्यादा हो पाता, है ना जी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, दूसरे केस में क्या हुआ
दूसरे केस में ये हुआ कि आपकी जो सप्लाई है वही कम पड़ गई मगर जो डिमांड है वो ज्यादा हो गई। ठीक है, तो दूसरे दिन क्या हुआ, डिमांड लोगों ने ज्यादा कर दी और सप्लाई आपकी कम पड़ गई। तो यहाँ क्या है, बैलेंस हुआ दोनों डिमांड सप्लाई। सर ना ऊपर वाले केस में बैलेंस हुआ, यहाँ सप्लाई कम पड़ गई थी, यहाँ सप्लाई ज्यादा पड़ गई। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, यहां सप्लाई ज्यादा हो गई थी, यहां सप्लाई कम पड़ गई। दोनों केस में बैलेंस नहीं है। अब तीसरे दिन समोसे वाला सोचने लगा कि मैं कितने समोसे बनाऊं जो मेरे सारे बिके भी जाएं और डिमांड भी पूरी हो जाए, सप्लाई भी पूरी हो जाए। तो भाई ये जो सिचुएशन है ना अराइज होती है, इसको मार्केट फेलियर बोलते हैं। ठीक है, और जब मार्केट फेलियर ना हो तब उस जगह पे क्या होगा, तब ये होगा जब समोसे वाला 50 समोसे बनाकर लाए और उसके 50 के 50 समोसे उसी दिन में बिक के खत्म हो जाए। तो वो जो सिचुएशन होगी वो होगी मार्केट इक्विलिब्रियम की। ठीक है, अभी जो है मार्केट फेलियर है क्योंकि या तो रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, आपके समोसे खराब जा रहे हैं। अब दूसरे केस में देख लो क्या हुआ, सप्लाई जो है वो कम पड़ गई। ठीक है, और यहाँ पर डिमांड ज्यादा थी, इसमें मार्केट शॉर्ट हो गया। क्या हो गया, मार्केट शॉर्टेज हो गया। मार्केट में कमी आ जाना मतलब कि रिसोर्सेज वगैरह जो है उनकी वजह से, किसी चीज की प्रोडक्शन की वजह से कमी आ जाना, मार्केट में पूरी फुलफिलमेंट नहीं हो पाना, वो शॉर्टेज बोलते हैं उसको। तो मार्केट शॉर्टेज हो गया जब समोसों की कमी पड़ी। ठीक है, तो हम इसमें मार्केट फेलियर में यही पढ़ने वाले हैं कि जहां पर मार्केट की डिमांड और मार्केट की सप्लाई इक्वल हो जाए उसको बोलेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम, और जहां मार्केट की डिमांड और सप्लाई बैलेंस ना हो उस जगह पे हम बोलेंगे, उस पॉइंट को बोलेंगे कि मार्केट शॉर्टेज है या मार्केट में वेस्टेज होगी। ठीक है, दो ही कंडीशन आएगी। चलिए जी, अब थोड़ा और ब्रीफली समझते हैं। मैंने लिखा है 3 केसेस आर बिलो। 3 केसेस हम पढ़ने वाले हैं नीचे, जो मैंने अभी आपको समोसे वाले के एग्जांपल से समझाया था वही 3 केस यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला है डिमांड जब ज्यादा होती है सप्लाई से। हो भाई डिमांड ज्यादा है, मतलब लोग समोसों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, डिमांड बहुत ज्यादा है, एक्सेस है, मगर सप्लाई जो है वो कम है। समोसे वाला जो है समोसे ज्यादा बना नहीं पा रहा है। ठीक है, और डिमांड बहुत ज्यादा है। इसमें क्या होगा, मार्केट शॉर्टेज हो जाएगा। लोगों को ये लगेगा कि ये सिचुएशन मार्केट शॉर्टेज की सिचुएशन है, जहां पे लोगों की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहा है मार्केट। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, मार्केट फेलियर कहलाएगा, इसको बोलेंगे मार्केट फेलियर सिचुएशन। ठीक है, दूसरा जहां पर डिमांड जो है वो कम हो जाएगी और सप्लाई जो है वो ज्यादा हो जाएगी, मतलब कि लोग खरीदने वाले तो कम हैं मगर बेचने वाले बहुत ज्यादा हैं, या फिर बोल सकते हो कि खरीदने वाले तो कम हैं, किसी चीज की क्वांटिटी जो है वो कम कंज्यूम करी जा रही है मगर उसका प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी पे किया जा रहा है। तो इस जगह पे हमारी डिमांड जो है वो कम पड़ जाएगी सप्लाई से, और जब ये ऐसा होगा तब हम इस सिचुएशन को बोलेंगे सर ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगी। कौन सी सिचुएशन, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, जहां पे हम अपने रिसोर्सेज का वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एक समोसे वाला जब कम समोसे बना के लाएगा, डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो मार्केट में यहाँ पे क्या होगी, शॉर्टेज की सिचुएशन हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था। नीचे वाले में जब डिमांड जो है वो कम है और सप्लाई ज्यादा है, जब उसने बहुत सारे समोसे बना लिए कि आज मैं ज्यादा बेचूंगा मगर पता चला कि कोई खरीद ही नहीं रहा, डिमांड ही खत्म है, तो अब इस जगह पे क्या होगा, उसका मैदा, आटा, आलू, मसाले भूनना और बनाना, मेहनत सारी वेस्ट चली गई ना एक तरह से। तो ये क्या है सर, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज की सिचुएशन है, जिसको मार्केट फेलियर कहा जाएगा दूसरे तरीके से। दो सिचुएशन। तीसरा, जहां पर डिमांड बराबर है सप्लाई के, जब डिमांड और सप्लाई बराबर होगी, मतलब कि एक समोसे वाला 50 समोसे बना के मार्केट में लाए और वो 50 के 50 शाम तक बेच दे, तो उस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे कि ये जो है इक्विलिब्रियम का पॉइंट है और यहां पर है मार्केट इक्विलिब्रियम में, तो हम बोलेंगे मार्केट बैलेंस सिचुएशन। क्लियर है, तो ये 3 सिचुएशन समझ आ गई। चलिए जी, अब चलते हैं नीचे। अगला पॉइंट है आपके बुक का एलोकेटिव एफिशिएंसी अंडर परफेक्ट कंपटीशन, मतलब कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आप किस तरीके से एलोकेट करते हो, बांटते हो अपने रिसोर्सेज वगैरह का, कैसे यूज करते हो। आप ऐसा रिसोर्सेज का यूज करना सिखाएंगे आपको कि जहां पर एक डिमांड और एक सप्लाई दोनों आपस में इंटरसेक्ट होगी और उस जगह पर मार्केट अपना प्राइस फिक्स करेगा। गवर्नमेंट एक प्राइस फिक्स कर देगी कि भाई इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी आपको सेल आउट करनी है। ठीक है जी, तो आपको नीचे 2 डायग्राम मैंने शो करे, अब डायग्राम की मदद से समझेंगे। देखो भाई, ये वाली लाइन जो वाई एक्सिस है ये डिनोट करती है प्राइसेस को, कि आपका प्राइस कितना रहेगा। क्वांटिटी डिनोट करने के लिए एक्स एक्सिस की लाइन होती है। ठीक है, और जब हम पढ़ रहे हैं अंडर परफेक्ट कंपटीशन, भाई सुनो,
अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहती है कि यहाँ पर ना AR इज इक्वल्स टू MR होता है और MR इज इक्वल्स टू प्राइस होता है। ठीक है, तो ये कौन कहती है? ये कहती है हमारी AR इज इक्वल्स टू MR, MR इज इक्वल्स टू प्राइस। कौन कहता है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। क्योंकि यहाँ पर जो सेलर होते हैं, यहाँ पर जो सेलर होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, बायर होते हैं बहुत सारे होते हैं, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है। तो यहाँ पर जो प्राइस मेकर है वही AR है, वही MR है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इन परफेक्ट कंपटीशन की, सपोज करो ये इनपरफेक्ट कंपटीशन है, ये परफेक्ट कंपटीशन है। जो परफेक्ट कंपटीशन होगा उसमें प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR होगा। बट अगर मैं बात करूं इनपरफेक्ट कंपटीशन की, तो सर यहाँ पर प्राइस इज इक्वल टू MR तो होगा, मगर MR इज इक्वल टू AR नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? MR इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है भाई, ये इम्परफेक्ट कंपटीशन में है। ठीक है, इम्परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल सुन लो। इम्परफेक्ट कंपटीशन जो ये वाला ना, इस साइड वाली जो पोली है, इसमें आते हैं मोनोपोली, ओलिगोपोली और कोलिसिव ओलिगोपोली। ठीक है, और जो इस साइड वाला परफेक्ट कंपटीशन है, इसके अंदर आता है कि परफेक्ट मार्केट होती है जहां पर नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। ये जो मार्केट है ये प्राइस फिक्स्ड होते हैं, इनके प्राइस कभी चेंज नहीं होते। बट इसके जो प्राइस है, ये प्राइस मेकर होती है, प्राइस को ऊपर नीचे अपने मन मुताबिक चेंज कर सकती है इम्परफेक्ट वाली में। ठीक है, चलिए जी, अब डायग्राम से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसी सिचुएशन जहां परफेक्ट कंपटीशन में रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से यूज करके एक मार्केट में इक्विलिब्रियम पॉइंट को हासिल किया जा सकता है, वो पॉइंट समझते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, ये जो डायग्राम है ये मैंने बना दिया है मार्केट प्राइस और डिमांड एंड सप्लाई का एक तरीके से। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमारा जो ये P है ये हमारा प्राइस है, जो कि गवर्नमेंट ने तय कर दिया है कि हम इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी को बेचेंगे। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में जो हमारा होता है वो हमने दो कर्व बनाए, एक है हमारा LAC मतलब कि लॉन्ग एवरेज कॉस्ट। ठीक है, दूसरा हमने बनाया LMC लॉन्ग मार्जिनल कॉस्ट। जो मार्जिनल कॉस्ट है और जो एवरेज कॉस्ट है, जिस जगह पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, दोनों जिस जगह पर इंटरसेक्ट करेंगी उस जगह से एक लाइन निकलती हुई जाएगी प्राइस की। प्राइस हमेशा फिक्स रहते हैं, जिसलिए मैंने लिखा है परफेक्ट कंपटीशन में AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू प्राइस। ठीक है, अब देखो ये जो पॉइंट है, ये वाला, ये पॉइंट जिस पॉइंट पे हमारा ये काट के जा रहा है प्राइस LMC LAC, ये जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। इस पॉइंट पे गवर्नमेंट अपने प्राइस फिक्स कर देगी और इतनी क्वांटिटी फिक्स कर देगी कि हमें इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी को सेल करना है। ठीक है, प्राइस ये है, क्वांटिटी ये है, तो इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी बेचनी है। अगर गवर्नमेंट यही चीज डिमांड एंड सप्लाई कर में आ जाए, तो देखो इसके सामने मैंने डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम ग्राफ बना रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, ये फिर से प्राइस है लाइन। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस मेरी जो है क्वांटिटी की लाइन है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, वही वाला पॉइंट लिया जो मार्केट में प्राइस तय किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, यही प्राइस मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब ये जो प्राइस जा रहा है, जहां पे इस प्राइस को टच कर रहा है, ये बीच में यहाँ, ठीक है, यहाँ मैंने दो कर्व और बनाए हैं। एक कर्व बनाया है डिमांड और एक कर्व बनाया है सप्लाई का। आपको पता होगा डिमांड क्या होती है भाई, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख के आ जाओ, ताकि आपको डिमांड का अच्छे से समझ आ जाए। देखो डिमांड ये ऐसे होता है कि जब प्राइस यहाँ पे होगा तो कंज्यूमर इतनी सी क्वांटिटी बाय करेगा, हमेशा यही होता है डिमांड का। जब प्राइस ज्यादा होगा तो कंज्यूमर कम खाना शुरू कर देगा, और जब प्राइस घट जाएगा, प्राइस ऊपर से नीचे आ गया यहाँ, तो प्राइस घटने पे कंज्यूमर अपनी क्वांटिटी को बढ़ा देता है, यहाँ पे आ जाएगा Q1। ठीक है, ऐसे होता है डिमांड का। तो डिमांड का कर्व मैंने बना दिया। अब देखो ये डिमांड और ये सप्लाई। अब प्राइस कैसे तय होता है मार्केट में? भाई मार्केट में प्राइस ऐसे तय होता है जहां डिमांड और जहां सप्लाई एक दूसरे को काटती हैं, उस जगह के पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम मार्केट पॉइंट दे देते हैं। तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों जहां काट रही हैं, इस पॉइंट का नाम रख दिया इक्विलिब्रियम मार्केट। ठीक है, और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं संतुलन बिंदु, और यही पॉइंट हमें डिसाइड करने में हेल्प करता है कि भाई हमें इसी प्राइस पे इतनी चीजें बेचेंगे तो फायदा है। अगर हमने इससे ऊपर या इससे नीचे कहीं पॉइंट पे डिस्क्राइब कर लिया ना, या फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट मान लिया,
तो फिर किसी को नुकसान होगा, किसी को फायदा होगा। किसी को मतलब क्या भाई, किसी को मतलब है या तो कंज्यूमर का बेनिफिट होगा या तो प्रोड्यूसर का बेनिफिट होगा। अब ये समझो क्या होगा। देखो अगर मान लो मैंने ना इस पॉइंट को यहां लगा लिया ऊपर वाले पे, ठीक है, इस जगह पे, तो देखो मार्केट में गवर्नमेंट ने ये प्राइस तय किया है, गवर्नमेंट ने ये प्राइस तय किया है कि हम इतने प्राइस पे इतना सामान देंगे, ठीक है। अब अगर मान लो मैंने ऊपर वाले प्राइस पे यहाँ पे ना लोगों को देना चालू कर दिया, ठीक है, तब क्या होगा कि गवर्नमेंट ना जब इतना प्राइस तय कर रही है और आप इससे ऊपर वाले पोर्शन में, मतलब कि ये जो ट्रायंगल ये वाला, इस ट्रायंगल में जाके चीजें बेच रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, तो सर ऊपर वाले ट्रायंगल में हमेशा कंज्यूमर सरप्लस रहता है, कंज्यूमर सरप्लस रहता है, क्योंकि यहां पे हमेशा कंज्यूमर का बेनिफिट होगा। क्या होगा? कंज्यूमर का बेनिफिट, और एक प्रोड्यूसर का लॉस होगा। क्या होगा? प्रोड्यूसर का लॉस होगा। ऊपर वाले में जो ग्राहक होते हैं वो बड़ा खुश रहेंगे कि भाई ये वाला पॉइंट हिस्सा आ रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये कंज्यूमर का बेनिफिट दिखाता है, ठीक है, समझ आ गया। अब नीचे आ जाओ, नीचे वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, इस ट्रायंगल को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस, क्योंकि एक प्रोड्यूसर जो है वो सेल करता है, और सेल का डिमांड कर्व आप देखो, सेल का कर्व आप समझो कैसा होता है। जैसे मैंने डिमांड बताया था, आप सप्लाई समझो, सप्लाई क्या होती है, ये है सप्लाई कर्व, ठीक है। देखो अब क्या होगा, एक प्रोड्यूसर जो माल को बना रहा है वो क्या सोचेगा, अगर मेरे को किसी चीज का प्राइस इतना रुपए मिलेगा, इतना रुपए मिलेगा, तो मैं उसको इतना बेचूंगा, ज्यादा बेचूंगा, है ना, ज्यादा बेचेगा। अगर वही सुनो, वही सेल वाला बंदा अगर किसी चीज का प्राइस उसको इतना मिल रहा है, सिर्फ इतना सा, इतना थोड़ा सा प्राइस मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, वो क्वांटिटी को ज्यादा बेचना चाहेगा कि कम कम बेचना चाहेगा। भाई अगर आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है, थोड़ा सा माल आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, उसको कम बेचना चाहोगे कि भाई इस पे प्रॉफिट ज्यादा नहीं है, मार्जिन ज्यादा नहीं है, तो उसको कम बेचो। जिसपे आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा आप उसको ज्यादा बेचना चाहोगे ना, तो इसलिए सप्लाई कर्व है, ठीक है, ये सेलर का है, ये एक सेल्स वाला दिखाता है, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर का सेल वाला होता है, ठीक है। अब देखो प्रोड्यूसर अगर मान लो किसी चीज के प्राइस इतने होंगे, ये वाला, तो उसको कम बेचना चाहेगा, ठीक है, तो वो क्या चाहेगा, अगर किसी के इतने प्राइस है तो मैं उसको इतना ही बेचूं, इतना, ठीक है। जब किसी चीज के प्राइस ज्यादा होंगे, जब किसी चीज के प्राइस यहां से बढ़ के ऊपर यहां आ गए, तो प्रोड्यूसर उसको ज्यादा बेचना चाहेगा, ठीक है, और जब और ज्यादा बढ़ेंगे तो और ज्यादा बेचना चाहेगा, तो प्रोड्यूसर तो यही चाहता है। मगर जरा एक कंज्यूमर की तरफ से सोचो, कंज्यूमर क्या कभी ये चाहेगा कि जब प्राइस बढ़ जाए तो वो ज्यादा खरीदे? नहीं सर, कंज्यूमर उल्टा चाहता है, वो डिमांड कर्व के हिसाब से सोचता है। वो क्या सोचता है कि जब भी प्राइस बढ़ेंगे तो मैं कम खरीदूंगा, और सेलर उल्टा सोचता है कि जब प्राइस बढ़ेंगे तो मैं ज्यादा बेचूंगा, ठीक है। और यही चीज दोनों में कंफ्यूजन करती है, और दोनों को ना एक पॉइंट पे सरकार ने डिसाइड किया, भाई सुनो, दोनों की आपस में बन नहीं रही, तो हम एक इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाएंगे जहां डिमांड और जहां सप्लाई दोनों के दोनों तैयार होंगे कि इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी बेची जाए, तो उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। तो मैंने यहाँ पे वो पॉइंट आपको बना के दिखा दिया। अब नीचे जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला ट्रायंगल जो है, ये होता है प्रोड्यूसर सरप्लस। क्या होता है? प्रोड्यूसर सरप्लस, जहां पर एक प्रोड्यूसर को बेनिफिट हो रहा है, जहां पर एक सेल्समैन को, शॉपकीपर को फायदा होता है, वो होता है प्रोड्यूसर सरप्लस। नीचे वाला पॉइंट होता है प्रोड्यूसर सरप्लस, जहां पे प्रोड्यूसर का बेनिफिट होता है, ठीक है भाई। हाँ जी, तो ये वो पॉइंट है। मार्केट फेलियर कब होता है? देखो मार्केट फेलियर या तो यहाँ पे होगा प्रोड्यूसर सरप्लस में, या तो होगा कंज्यूमर सरप्लस में, ठीक है। मार्केट बैलेंस में कब रहेगा? जब दोनों के दोनों गवर्नमेंट के प्राइस पर अपनी चीजों को फिक्स प्राइस पर बेचेंगे, इतनी क्वांटिटी इतने प्राइस पे, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा छोटा सा ब्रीफ मार्केट फेलियर का। आगे हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मार्केट फेलियर। अब कितने टाइप के मार्केट फेलियर होते हैं जरा ये भी पढ़ने वाले हैं। तो 3 टाइप के मार्केट फेलियर आपकी बुक में है। पहला आएगा अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन जैसे कि आपको बताया था, जहां पर MR इज इक्वल टू प्राइस होता है, ठीक है, यहाँ AR MR के बराबर नहीं होता, तो लिख लो जहां पर AR जो है वो नॉट इज इक्वल टू MR, ठीक है। और यहां पर हम दूसरा पढ़ेंगे पब्लिक गुड्स क्या होता है, पब्लिक गुड्स। तीसरा हम पढ़ेंगे एक्सटर्नलिटीज क्या होती है, ठीक है, एक्सटर्नलिटीज। तो ये तीनों पॉइंट्स अभी मैं ब्रीफ में पढ़ाने वाला हूं, तो पहले फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इसको उतार लो जब तक मैं इसको मिटा के आगे लिखवाने वाला हूं। हाँ, किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो ये रहा नंबर, आपको उतारने की भी जरूरत नहीं है, आप जाके सीधा डायरेक्ट नोट्स की PDF को बाय कर सकते हो। तो अब इसको उतार रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना, उतारो भाई, आगे लिखवाना है। अगला टॉपिक अपना आ चुका है। पहला वाला टॉपिक अगर आपने नहीं उतारा तो पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है।
चलिए जी, अगला पॉइंट है हमारा पब्लिक गुड्स क्या होते हैं। भाई देखो, पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कि सरकार जो है जनता को यानी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है, उन गुड्स को कहते हैं पब्लिक गुड्स। क्या बोलते हैं? पब्लिक गुड्स। ठीक है, अच्छा जी, चलिए जी, अब यहाँ पे आपने देखा हुआ, पहले डेफिनेशन से समझते हैं फिर आपको आगे बताएंगे। यहाँ पे लिखा है पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स व्हेन ए यूनिट ऑफ ए पब्लिक गुड्स इज प्रोड्यूस everyone is the market get to consume it and whether or not they paid for it। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि पब्लिक गुड्स इस तरह के वो गुड्स होते हैं जहां पर पब्लिक जो है वो गुड्स का यूज करती है जो सरकार उनको बना के दे रही है। सरकार ना पब्लिक को, समाज में लोगों को वो गुड्स बना के देती है जिनका वो यूज कर सकते हैं, कंजप्शन कर सकते हैं, और उसको हर एक आदमी बराबर का हिस्सेदारी होता है, हर एक आदमी का पूरा हक होता है कि वो आराम से उसको यूज कर सकता है, उसका बेनिफिट उठा सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है उसको वो कंज्यूम कर सकता है, चाहे फिर उसने उस चीज के लिए पे करा हो और या फिर ना करा हो। ठीक है, अब देखो पब्लिक गुड्स का, अब आप बोलोगे भैया एग्जांपल देके समझाओ, ऐसे समझ नहीं आ रहा, एग्जांपल से समझो। एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल के तौर पे है एक पब्लिक पार्क। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे है एक पब्लिक पार्क। अब आप पब्लिक पार्क को ऐसा समझो कि सरकार ने ये देखा कि लोगों को हेल्थ अच्छी करने के लिए, जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं ना, बड़ा खांसते रहते हैं। ठीक है, फिर उनको अपनी हेल्थ अच्छी करने के लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप जाके सुबह सुबह पार्क में घूमा करिए। सरकार ने देखा कि लोगों को पार्क की नीड है, तो सरकार ने ना उनके लिए पार्क बनवा दिया। पार्क में अब आपका जितना हक है, आपका पड़ोसी भी जाएगा भाई, उसका भी उतना हक है। पार्क में कोई भी जाओ, चाहे आपने पैसा दिया हो उसके लिए या फिर नहीं दिया हो, आपको हर एक बंदे को इक्वली सरकार ने बोल रखा है, पार्क जो है सबके लिए है, सारे आइए, घूमिए फिरिए और मौज करिए। ठीक है, हर एक कोई एंजॉय कर सकता है। तो ये होते हैं पब्लिक गुड्स, जहां पर जो सरकार है वो हर किसी चीज की नीड देख के आप लोगों की जो जरूरत है उनको वो प्रोड्यूस करती है। अब यहाँ पर देखो हुआ क्या, पहले सरकार ने पार्क को बनाया नहीं था क्योंकि सरकार को लगा इस चीज की नीड नहीं है। फिर उस समय आई प्राइवेट कंपनियां, या फिर बोल सकते हो प्राइवेट सेक्टर आया। प्राइवेट वाले आके अगर आपको ये बोलते हैं कि भाई हमें ना एक पार्क बनवाना है जिसके लिए आपको 200-200 रुपए, 300-300 रुपए, 400-400 रुपए जो भी आपका बनता है वो आपको देना पड़ेगा, और फिर आप इस पार्क को एंजॉय कर सकते हो। क्या आप उस पार्क को एंजॉय करना चाहते हैं? पार्क में जो भी जाते हैं, आपने देखा होगा पार्क में बहुत सारे लोग जाते हैं। एक जा रहा कुत्ता टहला रहा है, आहा मजा आ रहा है। ठीक है, एक जा रहा है वहां पे सुट्टा मार रहा है, एक जा रहा है वहां पे खेल रहा है, क्या खेल रहा है? क्रिकेट। ठीक है, और जा रहा है, बहुत सारे लोग जो है अलग अलग नीड्स के लिए, अलग अलग चीजों को फुलफिलमेंट करने के लिए पार्क को जा रहे होते हैं। यहाँ पर अगर प्राइवेट सेक्टर्स आके आपको ये बोले कि यही सेम पार्क हम आपके दूसरी जगह प्रोवाइड करवा रहे हैं और आपको उसके लिए पैसे पे करने पड़ेंगे, 1000-1000 रुपए पर पर्सन से हम ले रहे हैं, तो जितने भी फैमिली में पर्सन है सबको 1000-1000 रुपए देने पड़ेंगे क्योंकि हमें पार्क बनवाना है। तो क्या आप लोग दोगे? आप लोग सीधा मना कर देंगे, ना 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 ना, हमको भाई जरूरत नहीं है, हमें कुत्ता ही टहलाना ना भाई, मैं गली में टहला लूंगा कुत्ता, मैं छत के ऊपर घुमा लूंगा गोलो गोलो। ठीक है, और अगर किसी को बीड़ी पीनी है वो क्या बोले, भाई मैं बाथरूम में बैठ के ना 2-3 मिनट फालतू फूक लूंगा, मैं पार्क में जरूरत नहीं है, हमको जरूरत ही नहीं, हमको नहीं चाहिए सर। मगर सरकार क्या देखती है? सरकार ये देखती है कि सरकार बोलती है कि आप लोगों को उस चीज की नीड है ना, लोग उससे खुश है ना, तो जिससे लोग खुश होंगे हम वो चीजों को प्रोवाइड करेंगे। तो ये होता है पब्लिक गुड्स। तो सरकार ने देखा कि लोगों को पार्क की नीड है, तो सरकार ने लोगों के लिए पार्क बनवाए। सरकार ने देखा कि गलियों में जो लाइट लगी है, स्ट्रीट लाइट जिसको बोलते हैं, उनकी जरूरत है। शाम के टाइम पे एक बेवड़ा शराबी रात को गड्ढे में गिर जा रहा है उसकी वजह से, तो उसको भी नीड है, बेवड़े को भी तो घर जाने का पूरा हक है, तो सरकार ने स्ट्रीट लाइट लगवा दी। ठीक है भाई, तो सरकार ने क्या करा, अलग अलग तरीके से सरकार क्या देखती है कि जहां पर सोशल वेलफेयर होना है, अगर कोई भी उस काम में हाथ नहीं डाल रहा तो सरकार अपना हाथ जरूर डालेगी। सरकार बोलेगी कि कोई नहीं करके देगा, हम तो है ना, हम किस लिए बैठे भाई, हम करके देंगे, हम अपनी जनता को खुश रखेंगे, बस आप खुश रहो। क्या बोला? बस आप खुश रहो, हम सारी चीज प्रोवाइड करेंगे, आपको पार्क देंगे, आपको स्कूल्स देंगे, आपको फ्री हॉस्पिटल्स देंगे, सब चीज सरकार प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब है पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स जिनको सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाती है। अब देखो पार्क के लिए चाहे आपने पैसा दिया हो या फिर आपने नहीं दिया हो, पार्क हर एक बराबर यूज कर सकता है, हर आदमी उसको बराबर यूज कर सकता है। ये तो नहीं है कि किसी ने भाई ज्यादा टैक्स पे किया, किसी ने कम टैक्स पे किया। अच्छा, टैक्स से एक चीज और याद है, जैसे कि मैंने अभी बात करी पार्क बनाने की, पार्क बनाने में प्राइवेट सेक्टर वाले आएंगे आपके पास से बोलेंगे भाई पैसा दे दो हमें पार्क बनवाना, आप सीधा मना कर दोगे। बट सरकार के पास भी तो पैसा कहीं ना कहीं से पहुंचता होगा। सरकार कहां से पैसा यूज करती है?
सरकार चीजों पे जीएसटी चार्ज करती है, टैक्सेस लेती है। हम लोग जब टैक्स पे करते हैं तो उस टैक्स के पैसे को इकट्ठा करके वो गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है वो लोगों के लिए, जनता के लिए क्या बनाती है, पार्क बनवा दिए, हाईवेज बना दिए, रोड बना दिए, गार्डन बना दिए, जो कि सबके लिए बराबर है। सपोज करो मैंने कोई चीज खरीदी, मैंने उस पर टैक्स पे किया, मेरे दोस्त ने कोई भी चीज नहीं खरीदी, उसने कोई टैक्स नहीं पे किया, क्या वो उस सरकार के बनी रोड पे, सरकार के बने पार्क में, हाईवे पे चलेगा नहीं चलेगा? भाई चल सकता है, किसी के बाप का अधिकार तो है नहीं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि सरकार जो है ये नहीं देखती कि किसने कितना ज्यादा पे किया, किसने कम पे किया, बस वो पे करा है या नहीं करा, वो अगर यूज करना चाहता है तो वो यूज कर सकता है। ठीक है, आगे लिखा है पब्लिक गुड्स प्रोवाइड्स बाय गवर्नमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल रोड, हाईवे, पार्क्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पब्लिक गुड्स के जो मैंने बताया, इसके दो टाइप आते हैं, आपकी बुक में दो टाइप लिखे हैं, वो समझते हैं। पहला टाइप नॉन राइवल टाइप। नॉन राइवल क्या होता है, इसका मतलब समझो। नॉन राइवल का मतलब होता है कि मेरे किसी चीज के कंजप्शन करने से सामने वाले पर्सन पे तो इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना, इसको बोलते हैं नॉन राइवल गुड्स। ठीक है, कहने का मतलब है कि देखो अगर मान लो मैं एक सिनेमा हॉल में गया, मैंने एक मूवी देखी लैला मजनू, बहुत अच्छी मूवी लगी थी, बहुत प्यारी सी मूवी। मैं एक फिल्म देखने गया सिनेमा हॉल में। जब मैं सिनेमा हॉल में बैठ के अपनी चेयर पे, कुर्सी पे फिल्म देख रहा था, तो मेरे बगल में क्या एक बंदे के लिए पूरा हॉल चलाएंगे? वो नहीं चलाएंगे ना। तो प्राइवेट सेक्टर ने जो हॉल दिया है वो सबके लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो सब बैठ के उसमें हॉल में फिल्म देख रहे हैं। तो जो फिल्म मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस मैं कंज्यूम कर रहा हूँ अपनी आंखों से, जो फिल्म देख रहा हूँ, क्या मेरे उस फिल्म को देखने से, मेरे उस कंजप्शन से, क्या बगल वाली जो सीट पे बैठा आदमी फिल्म देख रहा है उसको कोई इफेक्ट पड़ेगा? मेरे फिल्म देखने से क्या उसको फिल्म कम समझ में आएगी, या मेरे फिल्म देखने से उसको समझ में ही नहीं आएगी, या मेरे फिल्म देखने से उसको कोई चुल मिटेगी, उसके अंदर कोई कीड़ा उछलेगा? नहीं उछलेगा ना। तो भाई इसका मतलब है कि अगर आपके कुछ करने से किसी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो ये नॉन राइवल कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है द कंजप्शंस ऑफ द गुड्स बाय वन एडिशनल पर्सन। अगर किसी चीज का कंजप्शन आप कर रहे हो और वही चीज का कंजप्शन कोई एडिशनल दूसरा पर्सन कर रहा है, पर्सन डज नॉट रिड्यूस एनीवन एल्स, और उसके कंजप्शन जो हो रहे हैं वो क्या मुझसे कम सेटिस्फाई हो रहा है? भाई जितना पैसा मैंने दिया, जितनी मूवी मैं देख रहा हूं, उतना ही तो आंखों से वो देख रहा है, सो तो नहीं रहा ना। तो उसके मजे में, उसके इंजॉयमेंट में, उसके हैप्पीनेस में कोई कंजप्शन में कमी तो नहीं आ रही होगी ना? क्यों? बिकॉज ऑफ मी, जस्ट बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से कुछ देखने से उसको फर्क नहीं पड़ रहा। ये कहता है यहाँ पे नॉन राइवल। ठीक है, जो कि सबके लिए बराबर है। यहाँ पे लिखा है एंजॉयमेंट ऑफ द गुड्स, जो भी गुड्स इंजॉय कर रहा है, जो भी चीजें आप इंजॉय कर रहे हो वो बराबर की इंजॉय करते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल गली, एक स्ट्रीट ले लो, गली ले लो, सरकार ने एक नई रोड बनवा दी गली में, तो मैं अगर निकलूं या मेरा पड़ोसी निकले वहां से, तो भाई सबके जो है पैर में वही लगेगा, वही रोड आएगी, वही सेम फील जो मुझे आ रही है, वही मेरा जो फील है वो उस पड़ोसी को भी आएगा। रोड पे चलने में, नई रोड बनी है तो चलने में और ज्यादा मजा आएगा। अगर स्ट्रीट लाइट लगी है तो जितना फायदा मुझे उठ रहा है, जितना फायदा मैं कंज्यूम कर रहा हूँ स्ट्रीट लाइट का, सेम मेरा पड़ोसी भी कंज्यूम कर सकता है। क्या मेरे कंजप्शन से उसके कंजप्शन में कोई फर्क पड़ रहा है? क्या उसको कम दिखाई दे रहा है कि सारी स्ट्रीट लाइट मैंने कंजप्शन कर ली तो वो लेके बेवड़े की तरह नाली में गिर रहा है? तो भाई ऐसा कुछ होता है? नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। ठीक है, दूसरा लिखा है नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? नॉन एक्सक्लूड, यहाँ पे लिखा एक्सक्लूडेबिलिटी, इसका मतलब है वन ऑफ द गुड्स हैज बीन प्रोड्यूस्ड, नॉन पेयर कैन नॉट बी एक्सक्लूड फ्रॉम यूजिंग द बेनिफिट्स ऑफ द गुड्स, प्रॉब्लम ऑफ द फ्री राइडर। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर मान लो कोई भी एक गुड्स है जिसको सरकार ने प्रोड्यूस करा है, सरकार ने मतलब गवर्नमेंट ने जनता के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोड्यूस करा है। ठीक है, किसी भी पार्क का एग्जांपल ले लो, पार्क बनाया है, गली बनाई है, मोहल्ला बनाया, स्ट्रीट लाइट लगवाई है, कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट बनाई है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पेयर्स, नॉन पेयर्स, कह रहे हैं नॉन पेयर्स, वो आदमी जिसने पैसे पे नहीं करे, भाई जिसने पैसे पे नहीं करे, कैन नॉट बी एक्सक्लूड फ्रॉम यूजिंग। क्या अगर मान लो कोई पार्क है, पार्क के लिए गवर्नमेंट ने सबसे बराबर के पैसे लिए होंगे, या तो किसी से भी कुछ चार्ज नहीं किया होगा। मोस्टली होता है कि सरकार फ्री में प्रोवाइड करती है, कुछ चार्ज नहीं किया। तो क्या ऐसा होगा कि जब हम टैक्स पे करते हैं, तो मान लो मैंने ज्यादा टैक्स पे किया, मेरे पड़ोसन ने कम टैक्स पे किया, अब वो जाके पार्क में एंजॉय ज्यादा कर रहा है और मैं जाके एंजॉय कम कर रहा हूं? ऐसा होता है? कभी भी ऐसा होगा? नहीं होगा सर। अगर ऐसा होगा तो होगा मार्केट फेलियर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैं क्या ऐसा कर सकता हूं कि अगर मान लो मैं पार्क में खेल रहा हूं,
मैंने टैक्स ज्यादा पे किया है। तो अगर मेरा पड़ोसी आके उसी सेम पार्क में मेरे ही सामने खेल रहा है तो मैं उसको मना कर सकता हूँ कि भाई नहीं 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 नहीं, अभी मैं खेल रहा हूँ, ये मेरे बाप का पार्क है, मैंने पैसे ज्यादा पे किए, टैक्स मैंने ज्यादा सरकार को दिया है, तो तू बाद में आ, जब मैं चला जाऊंगा तब तू खेलियो, पहले मैं एंजॉय करूंगा तब तू खेलेगा। क्या ऐसे कभी कर सकते हो? किसी को भी पार्क में ऐसे मना कर सकते हो? नहीं कर सकते सर, क्योंकि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट एसेट है। यहाँ पर जितना हक आपका है उतना हक सरकार कहती है दूसरे का भी है, चाहे वो सरकार को टैक्स कम पे करे या फिर वो सरकार को ज्यादा टैक्स पे करे। ठीक है, इसका मतलब होता है नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी, मतलब कि आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, आप किसी को किसी चीज को यूज करने से उसको वंचित नहीं कर सकते, आप उसको भगा नहीं सकते। आप जितना बेनिफिट आप ले रहे हो वो संपत्ति का, वो संपत्ति उसकी भी उतनी ही है। ठीक है, आगे लिखा है एंड बेनिफिट फ्रॉम द गुड्स, आगे लिखा है उसका प्रॉब्लम ऑफ फ्री राइडर। देखो प्रॉब्लम ना कहां होती है, प्रॉब्लम आती है फ्री राइडर से। फ्री राइडर वो लोग ही होते हैं जो फ्री में कंजप्शन कर रहे होते हैं, उस चीज का बेनिफिट उठा रहे होते हैं, उस चीज को यूज कर रहे होते हैं, बट उसके लिए उन्होंने पैसा कोई पे नहीं किया होता। ठीक है, काफी लोग ऐसे होते हैं, मान लो गवर्नमेंट को टैक्स कौन पे करता है? जो कुछ कमा रहा है वो वेटर टैक्स पे करेगा। मान लो मैं कमा रहा हूं, मैं टैक्स पे कर रहा हूं तो मैं यूज कर सकता हूं। मान लो कोई छोटा बच्चा है जो कि 5-6 साल का है, वो पार्क को बहुत ज्यादा यूज करता है, सुबह शाम बैट बॉल खेलता है, जबकि क्या छोटा बच्चा कुछ कमाता है तो वो टैक्स कहां से पे कर रहा है? तो सर क्या वो कम यूज करेगा? नहीं भाई, ये फ्री राइडर जो होते हैं ना, यहाँ पर प्रॉब्लम तो क्रिएट करते हैं, बट सरकार ने कहा है कि चाहे आपने पैसा दिया हो या नहीं दिया हो, आपके लिए सबके लिए एक समान रहेगी हमारी चीजें, हर चीज एक समान रहेगी। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर होते हैं जो ऐसा भेदभाव करते हैं, गवर्नमेंट उन चीजों को ऊपर कोई भेदभाव नहीं करती। ठीक है, आ जाते हैं आगे। हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि क्या इस पब्लिक गुड्स की वजह से मार्केट फेलियर होता है या नहीं। मेन पॉइंट ये है हमारा। तो हाँ, अब हम समझते हैं मार्केट फेलियर इन पब्लिक गुड्स। पहला चीज तो भाई देखो, गवर्नमेंट क्या बोलती है? गवर्नमेंट चाहे तो बोल सकती है प्राइवेट सेक्टर को कि आप पार्क बनवा दो, आप स्ट्रीट लाइट लगवा दो, आप गलियां बनवा दो, मजबूत करवा दो, आप हॉस्पिटल स्कूल्स बनवा दो, मगर प्राइवेट सेक्टर सीधा हाथ खड़े कर लेता है, भाई ना हमसे ना हो पाएगा। भाई क्यों नहीं हो पाएगा? सरकार बोलती है आपसे क्यों नहीं होगा। वो क्या बोलते हैं कि सर हमने पैसा अगर लगाया ना, तो जो पैसा हम मार्केट में लगा रहे हैं, जो पैसा हम चीजों पे लगा रहे हैं, हमको उसका उतना पैसा चाहिए। प्राइवेट सेक्टर का सीधा सीधा मतलब होता है प्रॉफिट कमाना, और जो पब्लिक सेक्टर होता है, जो गवर्नमेंट होती है, उसका मोटिव होता है सोशल वेलफेयर करना। तो बोलते हैं सर अगर हम सोशल वेलफेयर करने लग गए, एक तो आपका धंधा बंद, और दूसरी चीज अगर हम सोशल वेलफेयर करने लगे प्राइवेट वाले, तो फिर पब्लिक को प्रॉफिट कैसे मिलेगा, इकोनॉमी कैसे चलेगी? सारी सोशल वेलफेयर करने लगे। तो इसीलिए आती है मार्केट फेलियर की सिचुएशन, जहां पे पब्लिक और प्राइवेट की सोच मैच नहीं होती। और यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट बेनिफिट जो है वो बराबर होने चाहिए मार्केट मार्जिनल कॉस्ट के, तभी जो है प्राइवेट सेक्टर काम करेगा, वरना नहीं करेगा। प्राइवेट सेक्टर जैसे कि लाल किले को अभी प्राइवेट सेक्टर के हाथ पे दे दिया, तो वो क्या करेगा? उसकी साफ सफाई रखेगा, उससे कमाने की सोचेगा, उसके टिकट वगैरह चार्जेस करेगा ताकि वो उससे पैसे निकाल सके। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि मार्केट बेनिफिट इज लेस देन एमसी। जब मार्केट बेनिफिट ना लेस होंगे एमसी से, मतलब मार्जिनल कॉस्ट से, मतलब कि आपने मान लो किसी चीज पे 1500 रुपए खर्च करे हैं और आपको उस चीज का 1000 रुपए वाला बेनिफिट मिल रहा है, तो आप उस चीज को आगे से बनाओगे नहीं बनाओगे? सर 500 रुपए का क्या हो गया? आपका लॉस हो गया। 500 रुपीज का जब आपको लॉस हो रहा है तो आप आगे से उस चीज पे हाथ नहीं डालोगे। तो यही काम करती है प्राइवेट सेक्टर, वो उस चीज पे हाथ नहीं डालती जहां उसको पता है यहाँ पब्लिक करेगी, मतलब कि यहाँ पे पब्लिक गुड्स की संपत्ति है और सरकार इसको करेगी। ठीक है, चलिए जी, अब इसके डायग्राम की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर मार्केट फेलियर जो है वो कैसा है। यहाँ पे देखो डायग्राम, ये मैंने डायग्राम बना दिया भाई। देखो ये वो लाइन है प्राइस की, यहाँ प्राइस फिक्स होते हैं, यहाँ पे वो क्वांटिटी फिक्स होती है कि कितनी क्वांटिटी आपको प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, प्राइस जो है वो हमेशा ज्यादातर फिक्स रहते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, मान लो मैं 2 डिमांड कर्व बना रहा हूं आपको, एक डिमांड कर्व ये रहा, ठीक है, एक डिमांड कर्व ये रहा, 2 डिमांड कर्व मैंने बना दिए। ये है हमारा डिमांड कर्व ए, ये है हमारा डिमांड कर्व बी। ये पहले व्यक्ति का डिमांड कर्व है जो एक बंदे का है। हम मार्केट फेलियर पढ़ रहे हैं ना, मार्केट में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। ठीक है, पहला व्यक्ति डिमांड कर रहा है यहाँ यहाँ यहाँ, और दूसरे व्यक्ति डिमांड कर रहा है यहाँ 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 यहाँ, इन पॉइंट्स के ऊपर। तो ये दूसरा डिमांड कर्व है। ठीक है, ये ओ, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब जरा ध्यान से समझना, देखो अगर मेरे को इंडिविजुअल डिमांड निकालनी होती है तो मैं सिर्फ एक सिंगल व्यक्ति की डिमांड लेकर
कर लेता, मगर मेरे को अगर मार्केट डिमांड निकालनी है, मार्केट में लोगों की क्या डिमांड है, तो मेरे को 4, 5, 10, 12 लोगों की डिमांड को पहले पढ़ना होगा, सबको देखना होगा, जोड़ना होगा, तभी मैं डिमांड निकाल पाऊंगा मार्केट की। तो मार्केट डिमांड कैसे निकलेगी, डिमांड ए प्लस में डिमांड बी इज इक्वल टू मार्केट डिमांड। ठीक है, तो डिमांड ए और डिमांड बी को अगर मैं प्लस करूंगा तो मार्केट के डिमांड निकल जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है, मैं कुछ पॉइंट लगा दे रहा हूं, यहाँ पे आएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, ये प्राइस है। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी मिलेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मैंने क्वांटिटी लिख दिया मैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सुनो ध्यान से, डिमांड कर्व ए के ऊपर आ जाओ, पहली डिमांड कर्व के ऊपर आ जाओ। मान लो एक व्यक्ति है जिसको इतनी क्वांटिटी कंज्यूम करनी है, इतनी कंज्यूम करनी है, तो यहाँ पे देखो एक क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है और कितना प्राइस पे करना पड़ेगा, 30 रुपए। एक क्वांटिटी के लिए कितने रुपए पे कर रहा है, 30 रुपए। ये डिमांड कर्व ए के हिसाब से बता रहा हूँ, अभी आगे सुनो, यहाँ पे डिमांड कर्व बी के हिसाब से बताऊंगा। ठीक है, देखो अब बी पे आ जाओ, बी एक क्वांटिटी कोई सी भी यूनिट रख लो, बी मान लो यहाँ पे कंजप्शन करना चाहता है, तो वो इतनी 2 क्वांटिटी के लिए कितना पे करना चाह रहा है, 50, तो बी को कितना पे करना पड़ेगा, 2 क्वांटिटी के लिए 50। ठीक है, अब हम ना इन दोनों की डिमांड को प्लस करके मार्केट डिमांड निकालते हैं। तो देखो ये 30 पे करना चाह रहा है और ये 50 पे करना चाह रहा है सेम क्वांटिटी के लिए। ठीक है, तो 30 और 50 कितना मिल के हो गया, 80। तो यहां पर बनेगा वो डिमांड कर्व, वो आ जाएगा पॉइंट यहाँ पे। अगर हम मार्केट डिमांड की बात कर रहे हैं तो मार्केट डिमांड का पॉइंट आएगा यहाँ पे, पहला वाला। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, एक पॉइंट लगा लिया यहाँ और इसके नीचे सीधा यहाँ पे एक पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, अब मान लो ये 2-2.5 यूनिट खर्च करना चाह रहा है और किसके लिए कितना, 20 रुपए पे करना पड़ेगा, अगले के लिए इसको 20 रुपए पे करना पड़ेगा, 2.5 की डिमांड कर रहा है। ठीक है, और इसमें डिमांड कर्व 2 में, मतलब कि डिमांड कर्व बी में सेम यही वाला, यहाँ पे देखो 3 खरीद रहा है और 40 रुपए पे कर रहा है, 40 रुपए पे करेगा, 3 खरीदेगा। तो देखो अब इनकी दोनों की डिमांड, ये 40 रुपए और ये 20 रुपए, 20 और 40 60, तो अब ये दूसरा बन गया 60, मतलब कि इस जगह पे। अब इसके सामने यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, 60 रुपए कहाँ पे आएगा, यहाँ, तो हम यहाँ पे इसको पे करेंगे 60 रुपए। ठीक है, समझ गए। अगला आ जाओ नीचे, यहाँ पे तीसरा पॉइंट यहाँ ले लूं और तीसरा पॉइंट इसका तो गायब भी हो गया, तो इसको मैं यहाँ मान लेता हूँ। ये है 4 और ये कितनी क्वांटिटी पे कर रहा है, 0, और ये क्या कर रहा है यहाँ पे लास्ट हमारा 5 और ये क्वांटिटी पे कर रहा है 30, तो ये तो है 0, ये तो 0 हो गया और ये हमारा 30 रुपए पे करने को तैयार है, कितनी क्वांटिटी के लिए, 4 क्वांटिटी के लिए। तो अब देखो, तो दोनों को जोड़ो, 0 और 30 कितना हो गया, 30 ही बैठेगा, तो यहाँ पे आ गया 30 और 30 के सामने पॉइंट ये रहा, ये वाला पॉइंट, ये वाला। अब देखो यहाँ पे ग्राफ बनाऊंगा मैं, ये वाला बन गया ना एक और। अब ये जो मेरा ग्राफ बना है, ये जो नया कर्व जो बना है मेरा, ये वाला, ये मेरा कहलाएगा मार्केट डिमांड। ये मेरी मार्केट डिमांड है। समझ आया मार्केट डिमांड कैसे निकालते हैं। मार्केट डिमांड कब निकलती है, जब आप 2 से ज्यादा या 2 बंदों की डिमांड को जोड़ लेते हो, जोड़ने के बाद जो नया डिमांड कर्व बनता है वो मार्केट डिमांड कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मार्केट डिमांड मैंने बना लिया। अब आपको पता होगा कि मैंने अभी ये बताया कि यहाँ पे जो मार्केट डिमांड है ना, मार्केट बेनिफिट है, वो कब होगा, जब मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगी वो चीज। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर। तो मार्जिनल कॉस्ट मतलब एमसी। एमसी कैसे बनता है, इसमें एमसी बनाएंगे। चलो ये बना दिया मैंने एमसी, क्या बना दिया, एमसी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अब मेरे को ये देखना है कि मेरा जो मार्केट है इक्विलिब्रियम में, मार्केट फेलियर है, और मार्केट फेलियर है तो कब है। तो देखो मार्केट में मैंने एमसी बना दिया, ये रहा मेरा एमसी। ठीक है, और मैंने मार्केट डिमांड पे जो पॉइंट बनाया, ये मेरा पॉइंट है इक्विलिब्रियम। ऐसा समझो, ये है मेरी डिमांड, ये है मेरी सप्लाई, ये मेरी सप्लाई एक तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे दूसरे को काट रहे हैं, तो ये मेरा पॉइंट है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का पॉइंट इस जगह पे, जहां पे एमसी और मेरा एमडी एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, अगर मैं ये बात करूं एमसी एमडी जहां काट रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम है, तो ये कब है, जब मेरी सरकार जो है, मार्केट जो है वो प्राइस तय कर रही है, तो मेरा इक्विलिब्रियम में ये वाला पॉइंट है, जहां मेरी सरकार जो वो प्राइस तय कर रही है। अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल 1 और 2% के बारे में, तो देखो जो डिमांड कर्व 1 है वो एमसी को कहां पे काट रहा है, वो एमसी यहां पे काट रहा है। देखो ये मेरा डिमांड कर्व और ये मेरा एमसी काट रहा है, तो मेरी डिमांड कर्व क्या है, ये वाला प्राइस। मतलब कि मैं इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी को कंज्यूम करने के लिए तैयार हूं। दूसरा, अगर मैं बात करूं डिमांड कर्व 2 की, डिमांड कर्व बी की, तो देखो यहां पे काट रहा है, इस जगह पे, ये रहा प्राइस, ये रही क्वांटिटी। तो दूसरा जो बंदा है वो इतनी क्वांटिटी के लिए इतना पैसा पे करने को तैयार है, और दोनों को अगर मैं मिला दूं तो देखो अब यहाँ पर मार्केट इक्विलिब्रियम तो है, बट इक्विलिब्रियम कहां पे है, इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट का नाम रख देता हूँ ई, इस पॉइंट पे।
मगर यहाँ पे मार्केट फेलियर भी है। क्यों फेलियर है, आप ध्यान से समझो। देखो, जो मेरा डिमांड कर्व ए है ना, एक व्यक्ति जो है वो एक चीज के लिए इतना पे करने को तैयार है, और दूसरा जो व्यक्ति है डिमांड कर्व बी पे आ जाओ, वो इतना पे करने को तैयार है, ठीक है। और मैं अगर दोनों के लिए अलग अलग डिमांड कर्व बना रहा हूँ, तो अलग अलग प्राइस सेट कर रहा हूँ, एक के लिए प्राइस यहाँ है, एक के लिए प्राइस यहाँ है, तो यहाँ क्या है, मार्केट फेलियर, जहां पे मार्जिनल कॉस्ट जो है मार्जिनल बेनिफिट्स के बराबर नहीं हो रही, ठीक है। तो हमको यहाँ पे आने के लिए, हमको इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, सरकार को आना पड़ेगा। तभी ऐसे सिचुएशन में मार्केट फेलियर होता है, जब हमारी या तो कॉस्ट यहाँ पे आती है, मार्केट फेलियर तब होएगा, ठीक है, या फिर मार्केट फेलियर यहाँ पे होगा जब इस सिचुएशन में आएगा। और सरकार तभी एंटर करती है जब मार्केट फेलियर होता है, जब देखता है मार्केट फेलियर है तब सरकार एंटर करेगी। वो एक एमडी प्राइस, दोनों के प्राइस को जोड़ के, ये वाला प्राइस डी ए का और डी बी का प्राइस जोड़ के एमडी का एक नया प्राइस कर्व बना देगी, और यहाँ पे देख लेगी एमसी जहां काट रही है, इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब यहाँ पे वो प्राइस को सेट कर देगी कि इतने प्राइस पे आपको इतना चीजों को बेचना है, ठीक है। तो ये होता है पब्लिक गुड्स। समझ आ गया पब्लिक गुड्स कैसे काम करता है। यह है पूरा डिमांड कर्व, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, उतार लो, अब चाहे उतारना है तो। आगे पढ़ते हैं एक्सटर्नलिटीज की तरफ, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा परफेक्ट रह गया, वो करवा के चैप्टर क्लोज करते हैं। ये शुरू करते हैं आगे का टॉपिक। तो भाई अभी जो मैंने बताया था, आपने पब्लिक गुड्स का उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं मार्केट फेलियर एंड एक्सटर्नलिटीज क्या होती है, ठीक है। पहले आप ये समझो कि एक्सटर्नलिटीज का मतलब क्या होता है। एक्सटर्नलिटीज होता क्या है भाई, सुनो। एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है जहां पर दो लोग कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से आप तीसरे किसी बंदे पे इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, और वो कहलाती है एक्सटर्नलिटीज। मतलब कि ये मान लो, छोटा सा एग्जांपल देके अब आप ऐसे समझो, एक छोटा सा लड़का है जिसका नाम है चिंटू, ठीक है। चिंटू एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा प्रिपरेशन कर रहा है, जो कि 8-9 साल का है। उसके कुछ पेपर आ रहे हैं, कल उसका पेपर है, तो वो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा है। अब वो जब बाहर गली में देखता है, तो बाहर गली में ना दो मोटी मोटी लंबी हट्टी कट्टी चौड़ी औरतें एक दूसरे के बाल पकड़ के चिल्लम चिल्ली कर रही है, घूसे घूसे मार रही है, लिटा लिटा के लाती लात मार रही है। बाहर लड़ाई चल रही है, गली में लड़ाई चल रही है। अब चिंटू जो है वो एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहा होता है। जब वो आगे पढ़ रहा होता है एग्जाम के बारे में, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो नीचे से आवाजें आ रही होती है। अभी रुक जा, तेरे को बताती हूँ। झाड़ू लेके फटाफट फटाफट आवाजें आ रही है। अब चिंटू का दिमाग जो है वो डाइवर्ट हो रहा है बार बार। चिंटू क्या है, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि चिंटू को उस लड़ाई की वजह से उसका दिमाग जो है पूरा फोकस नहीं कर पा रहा अपने फोटोसिंथेसिस के ऊपर। अब चिंटू को यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है। क्या चिंटू की कोई गलती है? क्या चिंटू जो है वो एग्जाम दे पाएगा? इसके लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि चिंटू जो है वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाया। किसकी वजह से? उन दो मोटी हट्टी कट्टी आंटी की वजह से, जो पड़ोसन है उसकी लड़ रही है, बाहर चिल्लम चिल्ली कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब किसी के प्रोडक्शन से या किसी के कंजप्शन से किसी तीसरे को इफेक्ट हो रहा है, तो उसको हम एक्सटर्नलिटीज नाम बोलते हैं, उसको कहते हैं एक्सटर्नलिटीज, ठीक है। समझ आ गया? तो भाई देखो, ये एग्जांपल जो मैंने दिया, ये एग्जांपल तो था नॉर्मल एग्जांपल जो कि डेली लाइफ में यूज कर सकते हो आप। अब आपको एक एग्जांपल देता हूं जो आप लिख सकते हो एक्चुअल में पेपर में, ठीक है। वो आप एग्जांपल क्या लिखोगे भाई? सुनो, एक्सटर्नलिटीज तो समझ आ गया आपको। एक्सटर्नलिटीज होती क्या है? जहां पर दो व्यक्ति के कुछ करने की वजह से किसी तीसरे व्यक्ति को इफेक्ट हो रहा होता है, वो एक्सटर्नलिटीज होती है। एक्सटर्नलिटीज दो तरह की होती है, एक होती है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, एक होती है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज वो होती हैं जिनसे आपको अच्छा प्रभाव पड़ता है, और नेगेटिव वाली होती है जिनसे आपको बुरा प्रभाव पड़ता है। सपोज करो चिंटू अभी यहाँ पे पढ़ने के मूड में आराम से बैठ के पढ़ रहा था, अचानक से उसको एक ताजिए की आवाज सुनाई देती है, मतलब कि ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई देती है। वो नीचे जब खिड़की से झांक के देखता है तो देखता है गणपति बप्पा का विसर्जन चल रहा है। तो गणपति बप्पा गली से जा रहे हैं और वहां पे धड़ाधड़ ढोल ताशे बज रहे हैं और बड़ा मजा आ रहा है। चिंटू वहां खड़ा होकर बालकनी में ना ऐसे झांक के देखने लगता है, हो क्या रहा है। तो चिंटू को यहाँ पे क्या हो रहा है? हैप्पीनेस फील हो रही है, इंजॉयमेंट फील हो रही है। चिंटू यहाँ पे क्या कर रहा है? खुश हो रहा है। तो जब चिंटू खुश हो रहा है, जब चिंटू को मजा आ रहा है किसी चीज में, तो वो होती है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। और जब चिंटू उन दो महिलाओं की वजह से लड़ाई में जो परेशान हुआ, उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा नॉर्मल भाषा में समझते हैं, जो कि आपके बुक के लैंग्वेज में है, आप लिख सकते हो। तो ऐसा समझो, एक कंपनी है जो कि बहुत ज्यादा केमिकल प्रोड्यूस करती है। वो बहुत सारे केमिकल प्रोड्यूस करके एक पास में नदी है, नाला है, उसमें बहा देती है।
अब उस नदी का पानी जो है वो गांव तक जा रहा होता है और गांव के लोग उस पानी को पी रहे होते हैं, वहां पे मछलियां भी है और जानवर भी उस पानी को कंजप्शन कर रहे होते हैं। अब उस पानी में जब वो उन्होंने केमिकल डाला कंपनी वाले ने, तो उसकी वजह से लाखों लोगों की जान का नुकसान हो गया। अब यहाँ पर ये क्या है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज नहीं है, ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है। कैसे? देखो, गलती क्या गांव वालों की थी, गलती क्या उन मछलियों की थी जो तैर रही थी, या फिर उन जानवरों की जो वो मारे गए। तो यहाँ पर किसी के फायदे के लिए या किसी की कुछ एक्टिविटीज की वजह से किसी दूसरे को नुकसान हुआ, जबकि जिसका कोई फॉल्ट था ही नहीं। ठीक है, जैसे कि गांव वालों का। तो ये एग्जांपल आप एग्जाम में लिख सकते हो इंग्लिश में अपना, हिंदी में। ठीक है, और यहाँ पे ये दिखाता है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज की। एक और एग्जांपल देते हैं, एक और एग्जांपल से समझो। एक कॉलेज के फ्रेंड का ग्रुप था 4-5 लोगों का, वो एक कमरे में बैठ के पढ़ रहे थे। और जब वो कमरे में पढ़ रहे थे तो बगल वाले कमरे में ना कुछ ये मान लो डीजे वगैरह शोर तेजी से बजाया जा रहा था, डांस वगैरह कर रहा था, प्रिपरेशन हो रही थी। तो वो अपना डांस वांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत तेज आवाज में, लाउड स्पीकर में बजा के। अब यहाँ पर जो कॉलेज के बच्चे जो पढ़ने बैठे हैं उनको बड़ा बैड इफेक्ट पड़ रहा है, वो अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे, तो जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो किसी दूसरे की वजह से, किसी दूसरे के डांस में, गाने की वजह से, शोर की वजह से वो नहीं पढ़ पा रहे, तो यहाँ पर उनको क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसको बोलेंगे बैड एक्सटर्नलिटीज, मतलब नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। ठीक है, पॉजिटिव का एग्जांपल समझो। पॉजिटिव का एग्जांपल ये है कि एक स्कूल की, प्राइवेट स्कूल की बच्चों की रैली निकल रही है। रैली में हर एक बच्चे के हाथ में एक पौधा है, वो रैली निकाल रहे हैं। और जहां एक बच्चों को एक पार्क में ले जाके सारे बच्चे पौधा लगा रहे हैं, और मैं अपने घर की छत से उनको देख रहा हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ। क्योंकि क्या हो रहा है कि जब वो पौधा लगाएंगे तो वो ऑक्सीजन पौधे हमें भी देंगे, हमें बेनिफिट होगा, हम एंजॉयमेंट करेंगे, हम उस चीज से जिंदा रह पाएंगे, ब्रीथ ले रहे हैं हम, सांस ब्रीथ अच्छी आएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ उस चीज को देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ और खुश हुआ। ठीक है, क्यों खुश हुआ? क्योंकि वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं। तो ये जो एक्सटर्नलिटीज है यहाँ पर, उनकी वजह से अगर मैं प्रभावित हो रहा हूं तो ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज कहलाएगा। ठीक है, समझ आ गया एक्सटर्नलिटीज होता क्या है? ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है द कोर्स ऑफ द प्रोडक्शन एंड कंज्यूमिंग सम कमोडिटीज। यहाँ पर आप किसी भी चीज का कंजप्शन करो या फिर आप किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करो। कह रहा है हार्मफुल और बेनिफिशियल साइड इफेक्ट्स राइज दैट आर बोर्न बाय द पीपल। जब उसके कोई भी हार्मफुल साइड इफेक्ट्स होंगे या फिर कोई बेनिफिशियल वाले साइड इफेक्ट्स होंगे, उन दोनों इफेक्ट्स की वजह से अगर कोई भी पीपल डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, तो उसके प्रोडक्शन को या उसके कंजप्शन की कमोडिटीज को हम कह सकते हैं कि ये एक्सटर्नलिटीज है। ठीक है, कहेंगे दीज साइड इफेक्ट्स आर कॉल्ड एक्सटर्नलिटीज। समझ आ गया? बहुत अच्छे। अब सुनो भाई, एक्सटर्नलिटीज के 2 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, दूसरा होता है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज वो होती है जब हम किसी के काम में इन्वॉल्व ना हो और किसी दूसरे की वजह से हमारे काम में बुरा प्रभाव पड़े, वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है। मान लो मैं किसी बस स्टैंड पे खड़ा हूं और मैं आराम से बस का वेट कर रहा हूं, मेरे बगल में एक आदमी खड़ा है जो कि बीड़ी पी रहा है, सुट्टा मार रहा है, चिलम फूक रहा है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल भाई, आप बिल्कुल सही समझो। तो जब वो सुट्टा मार रहा है, बीड़ी पी रहा है, तो उसका जो धुआं है बुरा वाला, वो मेरे नाक में जा रहा है, जिसकी वजह से मेरे लंग्स में जा रहा है और मेरे को कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, वैसे आई नो नहीं होगा, बट थोड़ा बहुत होता है, चांस है भाई होगा। बुरी चीज है ना, मैं इफेक्ट हो रहा हूँ ना, मैं बीड़ी नहीं पीता ना, वो सुट्टा मार रहा है, उसके फूकने की वजह से मेरे को अंदर से प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर ये जो एक्सटर्नलिटीज है ये होती है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। आप एग्जांपल में ये मत लिखना, आप एग्जांपल लिखना कंपनी में वेस्ट केमिकल वाटर वगैरह। ठीक है, दूसरा पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज क्या होती है, जहां पर छोटे बच्चों ने पेड़ पौधे लगाने शुरू किए पार्क में, और जब उन्होंने पेड़ पौधे प्लांटिंग शुरू करी तो उसकी वजह से मुझे एक ग्रीन ऑक्सीजन आ रही है, एक वाइब आ रही है, एक अच्छा खुशनुमा वातावरण मिल रहा है मेरे को। तो वो जो वाइब है, वो जो वातावरण है, वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज कहलाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके डायग्राम की तरफ से। भाई देखो, हम पढ़ रहे हैं मार्केट फेलियर। मार्केट फेल कब होगा भाई? मार्केट तभी फेल हो गया था जब मैं अपने काम में इन्वॉल्व था और मेरे को किसी दूसरे के पर्सन की वजह से मेरे अपने काम से फोकस हट गया, तो वो मार्केट फेलियर होता है। तो यहाँ पे 2 डायग्राम मैंने बनाए हुए। ठीक है, पहला मार्केट फेलियर का डायग्राम ये, सॉरी मार्केट फेलियर का डायग्राम ये वाला है, नहीं भाई यही वाला है, ये है मार्केट फेलियर का, ये है मार्केट बेनिफिट का। जब मार्केट में पॉजिटिव अल्टरनेटिव होगा तो ये डायग्राम बनेगा, नेगेटिव होगा तो ये बनेगा। नेगेटिव क्यों? क्योंकि देखो भाई, मैंने ना सरकार को कोई चीज खरीदी थी मैंने जब, तो ये है मेरा डिमांड कर्व, ये है मेरा सप्लाई कर्व। तो जहां दोनों काटेंगे यहां मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ठीक है, मगर ये समझो कि पहले मेरा सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व ना इस जगह पे काट रहा था, यहाँ पे मेरा सप्लाई है और ये मेरा डिमांड कर्व, ये दूसरे को काट रहा है यहाँ पे। ठीक है, पहले मैं इतने प्राइस पे इतनी कमोडिटी को बाय कर रहा था, क्यू को,
ठीक है। अब सरकार ने क्या करा, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया। सरकार ने टैक्स बढ़ाने का मतलब है सरकार ने उस चीज पे टैक्स लगा दिया, जो भी चीज मैं बाय कर रहा था उसके प्राइस पी से बढ़ के P1 पे पहुंच गए। जब प्राइस बढ़े तो मैंने उसके कॉमोडिटी को कम कंज्यूम करना शुरू कर दिया, माइनस कर दिया, और जैसे ही मैंने माइनस करा तो मेरा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो आगे था वो पीछे आ गया। ठीक है, तो वो पीछे हो गया, तो ये जो कॉमोडिटी मैंने लूज कर दी, ये जो कमोडिटी मैंने लूज कर दी, छोड़ दी, क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ गए, मेरी हैसियत नहीं है मैं इसको खरीद पाऊं, तो ये मार्केट फेलियर हो गया। यहां पर सरकार के टैक्स बढ़ाने की वजह से मेरी तो कोई गलती नहीं थी, उसके टैक्स बढ़ाने की वजह से मैं इफेक्ट हुआ, मैंने अपनी कमोडिटी लूज करी, तो मेरा जो ग्राफ है वो पीछे आ गया, तो इसको बोलते हैं मार्केट फेलियर। ठीक है। मार्केट बेनिफिट कब होता है? देखो, जब सरकार ने किसी चीज पे सब्सिडी दे दी, पहले आप इतना बाय कर रहे थे, इतना कंजप्शन कर रहे थे यहां तक, ठीक है, अब सरकार ने क्या करा, उस चीज पे सब्सिडी दे दी, उसके प्राइस P से P1 कर दिया, प्राइस को घटा दिया। जैसे ही प्राइस घटे मैंने उसकी कमोडिटी को ज्यादा कंज्यूम करना चालू कर दिया, जो मेरा S पहले यहां था अब मेरा वो S2 पे आ गया, यहाँ पे सब्सिडी मिल गई। क्या मिल गई? सब्सिडी। जैसे सब्सिडी मिली, छूट मिली, तो मैंने अपना कंजप्शन बढ़ा दिया, और जैसे ही कंजप्शन मेरा बढ़ गया, मेरी यहाँ पे क्या हो गया? मार्केट बेनिफिट हो गया, मतलब कि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज दिखा रहा है। ठीक है, तो ये था पूरा एक्सटर्नलिटी इसका कॉन्सेप्ट। अब आप इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बस ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अब छोटे छोटे टॉपिक रह गए 10-20 मिनट के, वो और करवा के वीडियो को खत्म करते हैं, चैप्टर को। इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं भाई। अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट कॉन्सेप्ट पे। हमारा इस चैप्टर का एक आखिरी कॉन्सेप्ट है, 15 मिनट का, 12 मिनट का हो रहा है। तो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के रोल क्या क्या होते हैं किसमें? मार्केट फेलियर के अंदर, जिसको हम दूसरे तरीके से अगर पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है मैंने करेक्टिंग मार्केट फेलियर, मतलब कि करेक्टिंग मार्केट फेलियर। अब देखो एक चीज आप समझो, जब मैं आपको मार्केट फेलियर बोलूंगा ना, उसका मतलब होगा प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, जब भी मैं आपको मार्केट फेलियर वर्ड बोलूंगा तो उसका मतलब होगा प्राइवेट सेक्टर, कि जब भी प्राइवेट सेक्टर कुछ गलतियां करेगा उसको ठीक करने का काम किसका होता है? गवर्नमेंट का। जब मार्केट फेलियर होगा तब किसका अहम हिस्सा होगा? प्राइवेट सेक्टर का। प्राइवेट सेक्टर जब कुछ गलतियां करेगा उसको ठीक कौन करेगा? गवर्नमेंट ठीक करेगी। तो जब भी प्राइवेट सेक्टर काफी सारी छोटी मोटी गलतियां, बड़ी बड़ी गलतियां करेगा, ठीक है, या फिर अच्छे से इकोनॉमी को रन नहीं कर पाएगा, तो फिर कौन आएगा? गवर्नमेंट आएगी। क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसको तभी लाया जाएगा ना, तभी इंट्रोड्यूस करा जाएगा जब यहाँ पर बहुत ज्यादा हाहाकार मचेगा। फिर हम देखिए फिल्म में क्या होता है, जब ज्यादा गुंडा जो होता है, जो भी विलेन होता है, विलेन ज्यादा लोगों पे क्या करता है? मार धाड़ करता है, उन पे ज्यादा अत्याचार करता है, तब एक हीरो आता है। वो हीरो कौन है? सर गवर्नमेंट है। यहाँ पर अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो विलेन है एक तरीके का, तो इसको आप कह सकते हो 70-30 का रेशियो है, ठीक है, और 30% नहीं भी है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ना पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर अगर मार्केट में आ गया तो मार्केट फेलियर के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाएंगी जिसको सहन करना एक आम पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ मार्केट में गवर्नमेंट का भी होना बहुत जरूरी है। अब मैं वो पॉइंट्स आपको बताऊंगा कि जब आपको गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी और मार्केट सेक्टर आप पे अत्याचार करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। जब मैं आपको ये बताने वाला हूँ रोल ऑफ गवर्नमेंट, तो रोल ऑफ गवर्नमेंट में आप यही समझोगे कि गवर्नमेंट के रोल क्या है। ठीक है, पहला लिखा है यहाँ पे मार्केट मैकेनिज्म। मार्केट मैकेनिज्म का मतलब समझो। अब के बाद जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस जगह से आप ये सपोज कर लो, दिमाग में ये बिठा लो कि सारा का सारा राज जो है ना वो मार्केट में प्राइवेट सेक्टर का है। गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, अब सिर्फ प्राइवेट का रोल है, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट वर्क करेंगे। ठीक है, मैं अब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की बात करूंगा, गवर्नमेंट की अभी नहीं करूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। मैं गया एक होटल में मैंने खाना खाया खूब सारा, वहां पे मेरा बिल आया कम से कम तकरीबन 3000 का। भाई महंगे होटल में गया था ना, तो वहां पे डिशेस कम होती है, प्राइसेस ज्यादा होते हैं। तो मैं होटल में गया, मैंने खाना खाया 3000 का। मैंने 3000 का जब खाना खाया, मैंने खाना खाने के बाद उसके पैसे पे नहीं करे, मैंने बोला अब वो क्या कर लेगा? सर अब आप बोलोगे कि वो पुलिस केस कर देगा, आपसे बर्तन धुलवाएगा, आपको पकड़ के पीटेगा। भाई सुनो, यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट नहीं है। मैंने अभी आपको बोला कि यहाँ पे पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर है, तो ना आप कंप्लेंट कर सकते मेरी, ना आप FIR करा सकते, ना आप मेरे को मार सकते। मैं अपने साथ 3-4 बंदे और लेके गया, और मैं थोड़ा सा हट्टा कट्टा हूँ सपोज कर लो, ठीक है, और मैं बहुत ज्यादा तगड़ा इंसान हूँ, मैं हूँ बाउंसर जैसा, और 3-4 लड़के मेरे साथ और हैं, और मैंने खाना खाया, मैंने बिल पे नहीं किया। तो अब क्या गवर्नमेंट यहाँ पे है ही नहीं? गवर्नमेंट ही नहीं है पूरी इकोनॉमी में, क्या वो मेरे से पैसे वसूल कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा जी। ठीक है, तो यहाँ पर अब रोल आता है गवर्नमेंट का, कि इसीलिए
गवर्नमेंट को प्रोड्यूस किया गया है, इसीलिए गवर्नमेंट को मार्केट में रखा गया है कि यहाँ पर जो है क्या होता है, सिक्योरिंग होता है। ठीक है, जितने भी फंक्शंस हैं उन फंक्शंस पे हम सही तरीके से काम कर सकते हैं, कोई भी धोखाधड़ी या कोई भी ट्रेड के अंदर फ्रॉड नहीं होगा, प्राइस मैकेनिज्म नहीं होगा, आप प्राइस को लेके किसी के भाग नहीं सकते। ठीक है, आप किसी से चोरी चकारी नहीं कर सकते। तब गवर्नमेंट जब आती है ना, तो गवर्नमेंट के आने के बाद ये सारी चीजें बंद हो जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ऐसे समझो, दूसरा पॉइंट है प्रोवाइडिंग लीगल फ्रेमवर्क। लीगल फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि अगर मान लो कोई कोरा कागज है, एक वाइट ब्लैंक पेपर है, उस पे आप अपने सिग्नेचर कर दो, उसकी कोई वैल्यू होती है? नहीं होती। एक आपने स्टैंप पेपर देखा होगा, स्टैंप पेपर में क्या होता है कि जैसे कि प्रॉपर्टी के कागजात वगैरह होते हैं, तो उस पे 10 का, 50 का, 100 का, 500 का नोट छपा होता है ना, और उसके ऊपर आप साइन वगैरह करते हो, वो एक स्टैंप पेपर बोलते हैं उसको। उस पेज की वैल्यू ज्यादा होती है। उस पेज पे अगर आपने सिग्नेचर करे हैं, मीन्स आपके इनडायरेक्टली गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई है आपके उस मैटर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोवाइडिंग लीगल फ्रेमवर्क। अगर कोई भी ऐसा लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, तो यहाँ पे जो लोग बोलते हैं ना कि भाई अंगूठा लगवा ले, भाई साइन करवा ले, ट्रस्ट कर ले मेरे पे, विश्वास कर ले, कोई विश्वास नाम की चीज नहीं रह जाएगी प्राइवेट सेक्टर अगर होगा तो। ठीक है, अगर मैं इसी जगह बोलूं कि मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदने गया, कोई गवर्नमेंट का रोल ही नहीं है, तो वहां पर मेरे को किसी भी ऐसे दस्तावेज पे साइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। या मैं किसी कार के शोरूम में गया, मैंने एक अच्छी सी कार निकलवाई जिसकी कीमत है कम से कम 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, और मैंने उसके प्राइस ही पे नहीं करे, आधा प्राइस, क्योंकि मैंने बोला भाई आधा प्राइस बाद में पे करूंगा, और मैं बाद में मुकर गया। मैंने बोला कोई प्रूफ है, दिखाओ मेरे को। अब वो कोई प्रूफ थोड़ी दिखा सकता, क्योंकि गवर्नमेंट जब होगी तभी तो वो लीगल पेपर बनेगा, वरना कोई ऐसा लीगल पेपर वगैरह प्रिपरेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर सिंपल सा रोल है कि गवर्नमेंट अगर नहीं होगी तो कितने ज्यादा प्राइवेट सेक्टर जो है मनमानी कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारा प्रोविजंस ऑफ पब्लिक गुड्स, मेरिट गुड्स लाइक पब्लिक पार्क, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह। भाई सुनो, मैंने अभी बोला कि मान लो यहाँ पे सपोज करो कि प्राइवेट सेक्टर का अधिकार है और गवर्नमेंट यहाँ पे रोल नहीं निभा रही, कुछ भी गवर्नमेंट है ही नहीं यहाँ पे। क्या प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट सेक्टर का सिर्फ एक ही नारा होता है, प्राइवेट सेक्टर का एक ही नारा, सारा प्रॉफिट हो हमारा। प्राइवेट सेक्टर का क्या होता है भाई? प्राइवेट सेक्टर का एक ही नारा, सारा प्रॉफिट हो हमारा। प्राइवेट सेक्टर कभी भी चाहेगा कि किसी को बेनिफिट मिले, प्राइवेट सेक्टर सिर्फ यही चाहेगा सर उसको प्रॉफिट मिले, उसका ही फायदा हो, उसको ही पैसे मिले। तो ये कहता है प्राइवेट सेक्टर। अगर मान लो प्राइवेट सेक्टर वाले मेरे पास आते एक रात घर पे और रात को मेरे को बोले कि आपको ना रात में नालियों में गिरने की डर होता है कि आप रोड पे जब चलोगे ना तो नाली वगैरह में गिर सकते हो, हमें रोड पे स्ट्रीट लाइट लगवानी चाहिए, हम आपके रोड पे स्ट्रीट लाइट लगवा रहे हैं। मैंने बोल दिया हाँ लगवाओ स्ट्रीट लाइट लगवाओ, मगर वो कहने लगे कि स्ट्रीट लाइट का ना मंथली आपको 500 रुपए पे करना पड़ेगा। मैंने बोला ये क्या बात है भाई, स्ट्रीट लाइट आप अपनी मर्जी से लगवा रहे हो, आप हेल्प करना चाह रहे हो, आप लगाओ। प्राइवेट सेक्टर क्या बोलता है कि सारा प्रॉफिट हो हमारा, हमारा है एक ही नारा। तो भाई इसमें क्या होता है, सारा प्रॉफिट अगर उनका है तो वो गवर्नमेंट जो है यहाँ पे तो है नहीं, तो वो क्या चाहेगा कि वो जो स्ट्रीट लाइट लग रही है उसके पैसे उसको मिले, प्रॉफिट उससे भी वो कमाए। और इस जगह पे मैंने जैसे ही सुना कि प्रॉफिट कमाने के लिए वो 500 रुपए स्ट्रीट लाइट का चार्ज करें, तो मैंने क्या बोला भाई मेरे को जरूरत नहीं है, मैं स्ट्रीट लाइट में क्या, मैं रोड में सोता हूँ, मैं जमीन में सोऊंगा, वहां कुत्ता बिल्लू के साथ सोऊंगा। भाई मैंने मना कर दिया, मैं अपने घर में सोता हूँ, घर में मेरे लाइट है, मैं घर पे सोता हूँ, मेरे को जरूरत नहीं स्ट्रीट लाइट की, लगवा मत लगवा तेरी मर्जी है, मत लगवा, मेरी तरफ से रहने दे। तो यहाँ पे क्या है कि अगर गवर्नमेंट नहीं है ना तो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट वगैरह भी प्राइवेट सेक्टर वाले नहीं लगा सकते। प्राइवेट सेक्टर के अंदर इतना जिगरा जज्बा है ही नहीं कि वो ये सब काम पुण्य के कर सके, क्योंकि उनको सिर्फ एक ही नारा है, प्राइवेट सेक्टर का एक ही नारा, सारा प्रॉफिट हो हमारा। ठीक है भाई, हाँ जी। तो अगला चीज है यहाँ पे स्ट्रीट लाइट के बाद आता है पार्क। प्राइवेट सेक्टर वाले फिर से मेरे घर आते हैं, बोलते हैं कि आप ना यहाँ पे बदबूदार हवा में रह रहे हो। मैंने बोला अच्छा भाई बदबूदार हवा में, क्या लगे गैस घूस की होती है ना थोड़ी वो हवा, क्या लगे आपकी एक खुली हवा के लिए एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है, साइड में एक पार्क बनाया जा रहा है, उस पार्क के लिए ज्यादा नहीं आपको 200 रुपए पर मंथ फीस चार्ज करनी पड़ेगी। जैसे आप जिम में पे करते हो वैसे आपको पे करना है, और आप सुबह शाम जब मर्जी घूमने जा सकते हो पार्क में। मैंने बोला भाई मैं सुबह ना ऊपर जाके छत पे टहल लूंगा, छत मैंने देखने के लिए नहीं बनाई हुई, छत मैंने घूमने के लिए बनाई है, छत पे जाके टहल लूंगा, मेरे को नहीं चाहिए तेरा पार्क, अपना पार्क अपने पास रख। ठीक है, और गवर्नमेंट क्या चाहती है, अगर यहाँ पर गवर्नमेंट होती तो वो क्या करती, वो फ्री में आपको अनाज प्रोवाइड करती है, राशन प्रोवाइड करती है, ठीक है, फ्री में आपके स्ट्रीट लाइट लगवाती है, रोड ठीक करवाती है, हाईवे बनवाती है, वो क्या कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है। तो गवर्नमेंट होनी जरूरी है, गवर्नमेंट अगर होती तो ये सारे काम वो कर देती है आराम से। किसके लिए, सिर्फ सोशल वेलफेयर के लिए, वो नहीं मांगती ये सब चार्जेस। ठीक है, अगला लिखा है पॉइंट नंबर 4, करेक्टिंग द प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम एक्सटर्नलिटीज
एक्सटर्नलिटीज की प्रॉब्लम्स जो अराइज होती हैं यहाँ पे, उसको करेक्ट करने का काम करती है गवर्नमेंट। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया हो, एक्सटर्नलिटीज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये वो प्रॉब्लम होती है जहां पर किन्हीं दो लोगों के प्रोडक्शन या कंजप्शन की वजह से कोई तीसरा व्यक्ति इफेक्ट हो रहा होता है, जिसका कोई रोल भी नहीं होता, कोई डिफॉल्ट नहीं होता, बाय मिस्टेक वो वहां पे मौजूद है और वो वहां पे इफेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं ट्रेन में जा रहा था तो मैंने देखा कि दो लड़कियां ना एक दूसरे के बाल पकड़ के लड़ रही थी, खिच्चम खिच्ची कर रही थी और मार रही थी, घूसे घूसे मार रही थी, एक दूसरे को गालियां दे रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे उसको जब मैं देख रहा था, मैंने अपने कॉलेज की प्रिपरेशन कर रहा था, मेरा आज एग्जाम है, मैं बड़ा तंग हो रहा था उनसे, तो मैं बड़ा परेशान हो रहा था। तो ये है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, जहां पे आपको बिना किसी मतलब के दो लोगों से प्रॉब्लम हो रही है और वहां पे आपका काम रुक रहा है, वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होता है। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, अगले दिन मैं जब ट्रेन में गया, फिर से मेरा एग्जाम था, तो मैं देख रहा हूँ वो दोनों लड़कियां बड़े प्यार से बातें कर रही है। ठीक है, और वो जो दोनों लड़कियां, वो दोनों के हाथ में प्लांट है, वो पौधा लगाने के लिए जा रही है। मेरे को देख के उनको वाइब आ गई, मेरे को लगा यार बड़ा अच्छा काम कर रही है, बड़ी अच्छी लड़की है। तो भाई ये क्या है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, जहां पे उन दोनों को देखकर आपसे कोई मतलब नहीं है उनका, बट आपको इंजॉयमेंट हो रही है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। ठीक है, और यहाँ पर अगर मान लो, अगर मैं इन केस बात करूं किसी प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट कंपनी की, कोई भी प्राइवेट सेक्टर वाला, कोई भी कंपनी वाला या कोई भी व्यक्ति जिसके कुछ करने से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, और मुझे अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पर ये प्राइवेट सेक्टर वाले ये थोड़ी देखेंगे कि आपको प्रॉब्लम हो रही है नहीं हो रही है। भाई प्राइवेट सेक्टर वाले कभी भी ये चीज नहीं देखेंगे। देखो, प्राइवेट सेक्टर वाले क्या चाहते हैं, सिर्फ उनका प्रॉफिट हो। आपको नुकसान हो रहा है, आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो वो आपका मैटर है, उनको कोई मैटर नहीं है। ठीक है, और हमको यहाँ पे क्या है कि हमको बेमतलब का अगर घसीटा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है, एक्सटर्नलिटीज क्रिएट हो रही है, जो हटाने के लिए हम किसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सर, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट का रोल यही होता है कि जो एक्सटर्नलिटीज प्रॉब्लम होती है वो सॉर्ट आउट करना। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 आता है करेक्टिंग अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। करेक्टिंग अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम एंड वेल्थ, यहाँ पर इनकम की बात हो रही है, वेल्थ की बात हो रही है। यहाँ पर अगर प्राइवेट सेक्टर होगा, तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, जो काम कर रहा है उसको पैसे दे देगा, जो काम नहीं कर रहा उसको पैसे नहीं देगा, उसके पैसे काट लेगा, अगर वो छुट्टी करेगा तो भी काट लेगा। मान लो एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसने 60 साल तक अपनी पूरी भरी जवानी से बुढ़ापे तक पैसे कमाए हैं और नौकरी करी है, ठीक है, सरकार की गिट्टी बजाई है। अब भाई जब उसको बुढ़ापे में पैसे की जरूरत है, उसके हाथ पैर कांप रहे हैं, वो काम नहीं कर पा रहा, पूरे साल उसने सरकार की हेल्प करी है, या बोल सकते हो प्राइवेट सेक्टर को काम दिया, प्राइवेट सेक्टर उसके बारे में जरा भी नहीं सोचेगा। प्राइवेट सेक्टर बैठे बैठे उसको पैसे नहीं देगा। प्राइवेट सेक्टर सिंपल ये कहता है, आप प्राइवेट में अगर कहीं भी जॉब कर रहे हो, अगर आप एक दिन की छुट्टी करते हो, क्या उसके पैसे आपको मिलते हैं? नहीं मिलेंगे सर। ठीक है, मगर सरकार क्या कहती है, एक मिनिमम वेजेस सरकार ने तय कर दिया कि इतना वेजेस तो हर किसी को मिलेगा ही मिलेगा। एक सरकार ने एक पॉलिसी लाई थी बीच में, जिसका नाम था सर मनरेगा। क्या था? मनरेगा। अगर आपने गलती से, अगर आपके मम्मी पापा ने गलती से आपको चप्पल पल पहना के 2-3 झापड़ ऊपर मार के गलती से 6ठी 7वीं में पढ़ा दिया हो, 11वीं में पढ़ा दिया आपने, पढ़ लिया आपने गलती से पिट पिटा के, तब आपको पता रहेगा कि मनरेगा क्या है। मनरेगा एक इस तरह की पॉलिसी थी जहां पे कम से कम ये मान लो 1-1.5 महीने के लिए आपको भत्ता, मतलब कि काम प्रोवाइड किया जाता था गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां पे आपको उसका पैसा दिया जाता था। ठीक है, यहाँ पर कोई ज्यादा भारी भरकम काम नहीं होता, मनरेगा पॉलिसी में आपको काम दिया जाता था, बेसिकली उसके बदले आपको पे किया जाता था। यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्या कर रहा है, जो आपके पास 60 साल तक नौकरी करके बैठा है उसको भी पेंशन नहीं दे रहा। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार का आना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, अनइक्वलिटीज हो रही है, लोगों को उनको पैसे नहीं मिल रहे उनके काम के बदले में। तो ऐसा जब होगा तो गवर्नमेंट आगे इकोनॉमी कैसे डेवलप करेगी? तो यहाँ पर गवर्नमेंट का होना जरूरी है, जिसको बोलते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जब भी तो पॉलिसीज वगैरह बनाती है, पैसे वगैरह पेंशन वगैरह देती है। ठीक है जी, आगे लिखा है सिक्योरिंग इंपॉर्टेंट सोशल ऑब्जेक्टिव्स। भाई देखो, इन सोशल ऑब्जेक्टिव जो होती है ना, उनको बचा के रखने का काम करती है गवर्नमेंट। सपोज करो अगर एक पल गवर्नमेंट नहीं है, उसकी जगह प्राइवेट सेक्टर है, तो क्या प्राइवेट सेक्टर जो है प्राइस लेवल स्टेबलिशन करेगा? प्राइस लेवल मतलब होता है कि चीजों के ऊपर अपने मन मुताबिक चार्जेस लेगा। अगर मान लो मोनोपोली हो गई किसी चीज की, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति है जैसे प्राइवेट सेक्टर है, उसकी मोनोपोली है, कि प्राइवेट सेक्टर में मोनोपोली है कि वो हर काम अपने ऊपर करेगा, प्राइस मेकर भी वही है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूटर भी वही है, फिक्स्ड भी वही कर रहा है, तो वो अपने मन मुताबिक नहीं चार्ज करेगा। मान लो एक एग्जांपल ले लो, छोटा सा एग्जांपल ले लो, अभी मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक। अगर मान लो इस इकोनॉमिक्स में मैंने अपना कॉपीराइट लगवा लिया, मैंने अपना ट्रेडमार्क करवा लिया कि इकोनॉमिक्स मेरे अलावा कोई नहीं पढ़ा सकता पूरे देश में।
तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एकमात्र चारा होगा इकोनॉमिक्स पढ़ने का मुझसे। और मैं अपने लेक्चर्स को जो अभी फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ, क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ यूट्यूबर्स हैं जो आपको इकोनॉमिक्स की वीडियो दे रहे हैं। अगर कोई नहीं होता, सिर्फ मैं होता, तो मैं आपसे मन मुताबिक चार्ज कर रहा होता और मैं आपसे करोड़ों रुपए भी मांगता, आप वो भी देने को तैयार हो जाते ना। क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, मेरे अलावा जो भी पढ़ाएगा मैं उसको सीधा जेल में भिजवा दूंगा, भाई इसने मेरे खिलाफ वीडियो बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो गवर्नमेंट यही कर रही है। गवर्नमेंट ना स्टेबिलिटी लाती है हर चीज में, चाहे वो प्राइस लेवल में हो, चाहे वो किसी वर्क लेवल से हो, किसी भी चीज में हो। ठीक है, आगे चीज अगली, पॉवर्टी रिडक्शन। पॉवर्टी रिडक्शन मतलब होता है जहां पर निर्धनता जो लोग हैं उनको कम करना, मतलब कि निर्धनता कम करना है, लोगों को कम नहीं करना भाई, ऐसा नहीं। निर्धनता कम करना, गरीबी को हटाना, कम से कम करना। जहां पर जो लोग रोड पे सो रहे हैं उनको अच्छा लाइट देना, उनको अच्छा कंबल देना, उनको थोड़ा हेल्प करना। ऐसे काम जो कर रही है, क्या वो प्राइवेट सेक्टर करेगी? प्राइवेट सेक्टर के है इतना दम, उतने गूदे में दम ही नहीं है उनके भाई। वो क्या करेंगे? वो करेंगे नहीं ऐसे काम। वो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा भाई, उनको चाहिए प्रॉफिट। मगर अगर सरकार होती तो वो क्या रोड पे जो सो रहे हैं वो सो पाते? अब आप बोलोगे भैया सो तो आज भी रहे हो भाई, वो फिर मजबूरी में सो रहे हैं, वो उनका क्या बोलते हैं, उनको आदत लगी हुई है उनको। ठीक है, वो उस चीज से एम्पैथाइज हुए हैं, एम्पैथी से। और भाई बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको ना सरकार प्रोवाइड तो करा रही है, सरकार के प्रोवाइड कराने पे लोग उसका बेनिफिट तो उठा रहे हैं, बट वो सुधरना नहीं चाह रहे। ठीक है, अब आप बोलोगे मान लो रोज एक आदमी रोड रेड लाइट पे भीख मांग रहा है, ठीक है, खड़ा हुआ भीख मांगता है हमेशा रेड लाइट पे खड़ा हुआ। अब आप उसको रोज पैसे दे रहे हो कि भाई एक दिन आपने उसको बहुत ज्यादा पैसे दे दिए कि कल से तू भीख मत मांग, क्या वो नहीं मांगेगा? भाई वो मांगेगा, उसका प्रोफेशन है, काम है वो। ठीक है, पूजा करता है उसकी वो। ठीक है, तो यहाँ पे वो बात अलग आ जाती है। मगर जो सरकार है वो क्या चाहती है? जीडीपी ग्रोथ हो। मगर प्राइवेट सेक्टर चाहेगा जीडीपी ग्रोथ हो, या फिर किसी भी पॉवर्टी रिडक्शन हो, या फिर वो चाहेगा कि ओल्ड पीपल्स जो है, जो ओल्ड एज वाले लोग हैं, उनको पेंशन मिले। सरकार चाहेगी ऐसा? सरकार चाहेगी, मगर जो प्राइवेट वाले वो नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए सरकार को यहाँ पे लाना जरूरी है, क्योंकि सरकार क्या है? सबका भला चाहती है। सरकार का सिर्फ एक चीज है, क्या चीज है? सोशल वेलफेयर। सरकार का सिर्फ एक ही काम है, सोशल वेलफेयर। अगर उनकी जनता खुश है तो सरकार खुश है। ठीक है, मगर प्राइवेट का सिर्फ एक ही है, सोशल वेलफेयर तो करने का ही नहीं है भाई, उनको प्रॉफिट बढ़ाने का है, प्रॉफिट बेनिफिट मैक्सिमाइज करने का है। प्रॉफिट को जितना ज्यादा हो सके उतना बढ़ा लो। ठीक है, बस अपना अपना फायदा करा लो। ठीक है, अगला पॉइंट है लास्ट हमारा, प्रोविजनल ऑफ सिक्योरिटी सोशल। देखो, प्रोविजनल ऑफ सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी जैसे हो गया आपका ओल्ड एज पेंशन, रिटायरमेंट, आपके रिटायरमेंट पे पैसा मिलता है। आप हॉस्पिटल में जाते हो, अगर मान लो आप बीमार पड़ गए, आप गरीब के बच्चे, आपके पास बहुत कम पैसा है, तो सरकार ने अभी क्या करे, हॉस्पिटल खोले जहां पे आप मुफ्त इलाज करा सकते हो। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल है यहाँ पे अच्छा इलाज होता है मुफ्त में। आपके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है तो उसके लिए जरूरत भी नहीं है पैसे की, आप अपना बैग लो, कॉपी लो, सरकारी स्कूल में जाके अभी आज एडमिशन ले सकते हो, 1 रुपए भी फीस नहीं लगेगी, सरकारी स्कूल में फ्री में एडमिशन हो रहा है। मगर क्या प्राइवेट सेक्टर के पास इतना गूदा है? इतना गुदा होगा कि वो एक प्राइवेट स्कूल खोल दे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट चले? ऐसा भाई नहीं है, क्योंकि वो प्रॉफिट खोना नहीं चाहती, वो चाहती है सिर्फ प्रॉफिट हो। उन्हें मतलब नहीं है आप पढ़ो ना पढ़ो, अगर आप पढ़ गए तो भी उनका प्रॉफिट है प्राइवेट वालों का, अगर आप नहीं पढ़े तो भी उनका प्रॉफिट है। अनपढ़ रहोगे तो रेडिएट हेड लगाओगे, इसके लिए भी तो चाहिए बंदे, इकोनॉमिक्स तो चलानी जरूरी है। तो वो यही चाहती है, तो इसके लिए हमें इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है सर किसको? गवर्नमेंट को। क्यों? गवर्नमेंट के ये सारे रोल हैं जिनके बिना इकोनॉमिक जो है वो चल नहीं सकती। बैलेंस मैंने शुरू में आपको बताया था, मैंने क्या बताया था मार्केट फेलियर में, कि एक होती है डिमांड, एक होती है सप्लाई, दोनों को बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी होता है। अगर ये बैलेंस नहीं है इकोनॉमी में तो प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर दोनों का होना जरूरी है। एक का हुआ तो मोनोपोली होगी, और मोनोपोली बहुत खतरनाक होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने ट्रेडमार्क ले लिया इकोनॉमिक्स का, तो कोई भी नहीं पढ़ा पाएगा, जो पढ़ाएगा मैं जेल में डाल दूंगा। तो ऐसी इकोनॉमी अगर मोनोपोली में आ गई तो मोनोपोली में एक ही व्यक्ति राजा होगा, बाकी सारे उसके गुलाम। तो भाई ऐसा होना पॉसिबल नहीं है और नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 7 पूरा मार्केट फेलियर। यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 जो है ये पूरा खत्म हो गया है। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 की वीडियो जल्दी आ जाएगी, और जितने भी वीडियोस के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, अब तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और एक चीज और, अगर किसी को नोट्स बाय करने हैं तो ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे जाके आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा नोट्स की पीडीएफ का 130-140 रखा गया है, वो आप पे करके पीडीएफ को बाय कर सकते हो, ज्यादा अमाउंट नहीं है, और सारे के सारे चैप्टर्स उसमें आपको मिल जाएंगे। और बाकी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अगले चैप्टर में भी तो आना है। तो अभी के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग बाय। अब आप इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको नोट्स नहीं चाहिए तो आप वीडियो से भी कर सकते हो, बहुत अच्छा है। नोट्स बाय करोगे तो आपको किसी बुक की वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लेना।